Hope for the best, prepare for the worst. थोड़ी सी देर में लगे सस्पेंड होने के लिए। पूरा दिवालिया करेंगे, बुरा हाल करेंगे अवाम का। स्पीड के नशे का है, पावर का नशा है। कौन सी जड़ी बूटियां हैं? 70 की करीब जड़ी बूटियां हैं। ये एक लिक्विड है, एक ऑयल। Cross your fingers, people are going to watch it or not. खाली जेब हाथ पे कशकोल लेके हम कभी भी कौम नहीं बन सकते। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और साथ साथ आप सबको हम लोगों की तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी जुम्मा मुबारक हो। आपको भी जुम्मा मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब देखने वाले भी खैर व आफियत के साथ होंगे और आज के दिन का आगाज उनका भी अच्छा हुआ होगा। लेकिन हमेशा की तरह विल स्टार्ट विद आवर कोट ऑफ द डे फ्रॉम वर्दा। यस, आज मैं एक अच्छी बात लेके आई हूँ जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। सूरह बकरा की आयत नंबर 42 में है कि हक को बातिल से ना मिलाओ और दीदा और दानिस्ता हक ना छुपाओ। इस वक्त ये आयत का तर्जुमा बयान करने का मकसद ये था कि इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल चल रही है, हमारी मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है उसमें हक पर कौन है और बातिल पर कौन है, इसके दरमियान एक बहुत ही बारीक सी लकीर है जिसका फैसला हमें खुद करना है। इस वक्त एक वाज़ेह लाइन नज़र आ रही है कि हुकूमती इत्तेहादी पूरी पार्टी सब एक तरफ है और खान साहब तनहा उनकी पार्टी पूरी एक तरफ खड़ी हुई है। अब अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है और अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है। हम बाशऊर हैं, हम समझ रखते हैं, अकल रखते हैं, होश के नाखून रखते हैं। हमें इतना पता है तलहा कि कौन सही है और कौन गलत है, हमें किसको सपोर्ट करना चाहिए, किसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मैं एलैबोरेट करूं आपकी बात तो अगर कुरान पाक की पहली सूरा में हम जो नमाज में हमेशा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें अल्लाह से सीधा रास्ता मांगते हैं, हक का रास्ता मांगते हैं। यानी एक रास्ता सही रास्ता है, एक रास्ता गलत रास्ता है। अगर आपको सही रास्ते पे आना है तो आपको गलत की पहचान होना जरूरी है और गलत की पहचान होगी तो ही हक का रास्ता नजर आएगा। और आज के दौर में, इस फितने के दौर में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हक पे खड़े होकर बातिल की तरफ उंगली उठा के बोलना कि ये बातिल है बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन जो ये रास्ता इख्तियार करता है उसको मुश्किलात का शिकार जरूर सामना करना पड़ता है, लेकिन नॉट फॉर लॉन्ग, नॉट फॉर एवर। ये थोड़े वक्त की मुश्किलात होती हैं और यकीनन फइन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के बाद आसानी है बेशक। और टॉप ट्रेंड का जिक्र कर लें तरह, क्योंकि हम हक और सच की बात कर रहे हैं, हक और बातिल की बात कर रहे हैं, तो और हक और सच का साथ देने पे बोल टॉप ट्रेंड बन गया है। कप्तान की आवाज दुनिया भर तक बोल न्यूज नेटवर्क ने पहुंचाई है। इस वजह से सारिफीन तक उन्होंने हक की आवाज पहुंचाई है और बोल न्यूज इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है। अब तक हजारों सारिफीन ट्विटर्स पर ट्वीट कर चुके हैं और इसके अलावा और भी बहुत कुछ टॉप ट्रेंड पर है। तला अगला क्या है आप बताएंगे? बोल हैज इंप्रूव्ड, बोल हैज कम अ लॉन्ग वे। एब्सोल्युटली नॉट इज आल्सो ट्रेंडिंग, ARY एंड बोल भी इज आल्सो ट्रेंडिंग। एब्सोल्युटली नॉट, ऑफ कोर्स इमरान खान की बड़ी फेमस स्टेटमेंट जिसको फिर टेक ओवर करने की कोशिश की गई दूसरी पार्टीज की जानिब से, इस वक्त वो भी टॉप ट्रेंड कर रहा है। और कप्तान के खिलाड़ियों की बड़ी आवाज है जिस वक्त ट्विटराटी की शक्ल में हमें ट्विटर पे नजर आ रही है ट्रेंड्स में। और उसके बाद साथ साथ हम क्रिकेट को कैसे भूल सकते हैं। क्रिकेट फीवर इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है और पाक वर्सेस इंडिया भी टॉप ट्रेंड में शामिल है। लेकिन शायकीन को बारिश का खतरा है क्योंकि आज सुबह से देखा जा रहा है वेदर अपडेट्स के मुताबिक कि बारिश की पेशगोई की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो गया है। बारिश हो सकती है, 50% कल ही था, आज दोबारा से बढ़ गया है। तो फैंस जो हैं वो दांतों तले उंगलियां चबा रहे हैं और कह रहे हैं कि बस काश बारिश ना हो जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता। यकीनन कुछ लोग बारिशों के लिए खास दुआएं करते हैं, कुछ लोग बारिश ना होने के लिए भी खास दुआएं करते हैं और इस मैच दुआएं की जा रही हैं। संडे को बड़ी स्क्रीन का एहतमाम पूरे पाकिस्तान में हुआ है। आई डोंट थिंक इट्स जस्ट अ मैच, ये फाइनल है वर्ल्ड कप का और जो ये मैच जीतेगा हमारी नजर में वही वर्ल्ड कप जीत गया। वर्दा, am I right? वहाँ फाइनल से पहले फाइनल देखने को मिलेगा हमें संडे। Oh yes, like always. टॉप स्टोरीज पे नजर डालते हैं। टॉप स्टोरीज पे नजर डालते हैं। बड़ा दिन बड़ा इम्तिहान। इलेक्शन कमीशन हक के साथ जाएगा या फिर जानिबदार कहलाएगा? इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का फैसला आज सुनाया जाएगा। पूरी कौम की नजरें इलेक्शन कमीशन पर। हक और सच का तर्जुमान, हर जुबान पर बोल का नाम। सारिफीन बोल की माला जपने लगे। बोल न्यूज ट्विटर पर टॉप ट्रेंड हो गया। कप्तान का साथ देने पर सारिफीन शुक्रगुजार। हालात के सितम या कुछ कर दिखाने का अज़्म। MBA करने वाली मुल्तान की हिबा ने गोल गप्पे का ठेला लगा लिया। बाहिम्मत लड़की से आज आपकी मुलाकात करवाएंगे।
और पाक भारत टाकरे में सिर्फ 2 दिन बाकी, खिलाड़ी चौके छक्के लगाएंगे या शायकीन के अरमान पर बारिश में बह जाएंगे? बादल अपना फैसला इतवार को सुनाएंगे। आज पूरी कौम वर्दा सबकी नजरें लगी हुई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि मुल्क के बहुत बड़े बड़े फैसले अदालतों में होने हैं, ऐसी जगहों पर होने हैं। ईसीपी में आज बड़ा फैसला है तोशाखाना केस के हवाले से। आज तोशाखाना केस की अगर बात की जाए, मैं याद है पहले सैलाब आए थे तो वो तैयब उर्दुगान टर्किश प्रेसिडेंट की जो वाइफ थी, उन्होंने एक नेकलेस गिफ्ट किया था, जो कई सालों के बाद जो है हमने देखा कि इंतजामिया ने, अदालतों ने और सिस्टम ने उनकी बेगम से रिकवर करवाया था। तो कितनी ऐसी चीजें होती हैं जो मुतासरीन के लिए आती है और गायब हो जाती हैं, जो गिफ्ट समझ के लोग रख लेते हैं। तोशाखाना केस भी एक ऐसा ही केस है जिसमें कुछ गिफ्ट्स मिले थे जो डिक्लेयर किए गए, लेकिन कुछ ऐसी डिक्लेरेशन वो कह रहे हैं कि नहीं की गई जो इलेक्शन कमीशन में जमा करवानी थी, जिसकी वजह से केस बनाया गया। वरना मेरी नजर में इमरान खान वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल लीडर जिनकी गवर्नमेंट में जो गिफ्ट्स मिलते थे इंटरनेशनली वो आके जमा भी कराए जाते थे और वो डिक्लेयर भी किए जाते थे और आवाम को बताए भी जाते थे। वरना इससे पहले ये ट्रेंड था ही नहीं। इससे पहले ट्रेंड क्या था, मिला है ना साइड पे कर लो। अच्छा, उसकी कोई खैर खबर नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि मोहसिन नवाज रांझा की तरफ से ये केस फाइल हुआ था इमरान खान के अगेंस्ट। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने गोशवारों में जो तोशाखाना में चीजें मिली हैं उसका कहीं जिक्र ही नहीं किया, जिसकी वजह से ये समात आज हो रही है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन के बाहर हमारे नुमाइंदे अकील मौजूद है, उनसे जानते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या है। जी अकील, बताइएगा क्या गहमा गहमी है? सुना है सिक्योरिटी वगैरह भी मंगवा ली गई है, कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला आने के बाद उनके नुमाइंदे कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी अकील, क्या आप हमें सुन सकते हैं? आई गेस नहीं सुन पा रहे हैं। एडवोकेट अजहर सिद्दीक माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी शो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम कहते हैं अपने शो में। अजहर सिद्दीक साहब, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल लग रही है आपको? क्या फैसला आ सकता है इलेक्शन कमीशन की जानिब से? क्या नाअहली का फैसला भी आ सकता है या फैसला खान साहब के हक में आएगा? क्या लग रहा है? ट्राइब्यूनल की तरफ भेज दिया जाएगा अजहर साहब? जी, बुनियादी तौर पर एक बात तो हमने ये समझनी है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक अदालत नहीं है और ये ट्राइब्यूनल का मामला तो वैसे भी नहीं बनता है। 3 रीजन हमें याद रखना है, हमें समझना है। इलेक्शन कमीशन जो कि किरदार जेरे बहस है, बदरीती अयां है। पहली तो बात है कि इलेक्शन कमीशन को ये रेफरेंस लेना ही नहीं चाहिए था, इसलिए लेना चाहिए था कि आइन के आर्टिकल 62 में तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार को नहीं, जजमेंट बहुत आ चुकी है। 63 में जो चीजें दी गई हैं उनमें एक चीज भी नहीं आती है। यानी स्पीकर ने कैसे आंखें बंद करके रेफरेंस भेज दिया? इस तरह के रेफरेंस तो मैंने 63 के रेफरेंस कितने भेजे हुए, इसहाकदार के हवाले से भेजा हुआ, मैंने बहुत रेफरेंस भेजे हुए हैं, लेकिन उस पर आज तक किसी ने फॉरवर्ड नहीं किया। ये जने फॉरवर्ड कर दिया। जैसे इलेक्शन कमीशन के बाद इलेक्शन कमीशन को ये वापस कर देना चाहिए। वजह क्या है? वजह क्या है कि सिंपल सी बात है कि जो बात ली जा रही है ये अपनी नौयत का पहला केस होगा। इससे पहले 62(1)(f) के हवाले से अपना सादक और अमीन के कॉन्टेक्स्ट में कागजात नामजदगी के हवाले से ये बात हो रही है एनुअल स्टेटमेंट की, क्या आपने असासे खरीदे या बेचे वो आपको फाइल करने हैं। आज सेक्शन 137 इलेक्शन एक्ट के तहत जो भी आप खरीदते हैं बेचते हैं, जो इनकम टैक्स की रिटर्न के मुताबिक आता है वो ही तरीकाकार है। यानी इस तरह का कोई केस करना भी हो इलेक्शन कमीशन है तो पहले इनकम टैक्स के दफ्तर की तरफ से कोई चीज आ जाए जो कि उनका अपना एक प्रोसीजर है, अपना आमदन और ज़राए के हवाले से वो देख लेते हैं, वो महसूस करते हैं कि इसमें कोई गलत दी है तो पूरा प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, वो पेनल्टी है जो कोई प्रोविजन है। लेकिन इलेक्शन कमीशन किस बुनियाद पर मैंडेट नहीं होंगे। अजहर साहब, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनारियो इस वक्त यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि ट्राइब्यूनल की तरफ केस भेज दिया जाएगा। अगर ट्राइब्यूनल की तरफ भेज दिया जाता है तो क्या होगा, जरा रोशनी डाल सकते हैं? अब देखिए जी, मैं वैसे अर्ज करूं, मैं तो शायद इस बात से इत्तेफाक ना करूंगी कि ट्राइब्यूनल की तरफ भेज दिया जाए। ट्राइब्यूनल तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हवाले से ये मामला है ना, इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने तो मामले वो देखने होते हैं जो कागजात नामजदगी है उस कॉन्टेक्स्ट में, इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में है। ये जो कि इलेक्शन के बाद का प्रोसीजर है वहाँ इलेक्शन ट्राइब्यूनल का इख्तियार को नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, जैसे फैसल वाडा के केस में नाहल कर दिया वो उस तरह कर सकता है फैसल वाडा के, लेकिन वो इख्तियार 62(1)(f) का है ही नहीं, वो गलत बयानी और उस हवाले से जो कि ये सेक्शन 137 का है, ये सेक्शन 137 में डेक्लेरेशन देगा और कहेगा सेक्शन 167 के साथ ये करप्ट प्रैक्टिसेस है, करप्ट प्रैक्टिस में डिफाइन नहीं है और उसकी सजा दी हुई है सेक्शन 174 में। ज्यादा से ज्यादा अगर कानूनी तौर पर करना है तो ये इस्तगासा भेजेगा सेशन जज के पास, सेशन जज उसको एक FIR के तौर पर दर्ज करेगा, उसका ट्रायल कंक्लूड होगा और उस ट्रायल में अगर सजा हो जाए तो कम से कम 2 साल 63(1) एक्ट के तहत
तो फिर इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं, वरना नाअहल होने की जो कानूनी पोजीशन है मैंने वो ये रख दी है। इलेक्शन कमीशन कोशिश करेगा इसको 62(1)(f) में लेने के लिए, क्योंकि वो अदालत नहीं है और मामला अल्टीमेटली हाईकोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और जो थोड़ी सी देर भी लगेगी सस्पेंड होने के लिए। कानूनी तौर पर अगर मिस डेक्लेरेशन की बात आएगी और इलेक्शन कमीशन अगर इनकम टैक्स ऑफिसर सारा कुछ कबूल कर लिया 30 जून तक या असासे में, और मैं आम आदमी को समझना जरूरी है इशू क्या है। 30 जून तक जो असासे डिक्लेयर किए हैं अपना, चाहे उसमें आपकी प्रॉपर्टीज है या मूवेबल एसेट है, आपने उसके बाद कोई चीज खरीदी है, बेची है कैश की शक्ल में, वो आपने अगले 30 जून को वो डिक्लेयर नहीं करनी है, आपने सिर्फ कैश डिक्लेयर करना है। तो इमरान खान साहब ने सर यहाँ तो अजहर साहब आपकी इस बात से वाजे हो गया कि पॉलिटिकल दुश्मनी को इस वक्त निकाला जा रहा है और ECP एक सियासी किरदार अदा कर रहा है, जानिबदार हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे अकील नुमाइंदे भी मौजूद हैं जो इस वक्त ECP के बाहर हैं। अकील बताइए वहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या तैयारी है, सिक्योरिटी कैसी है, कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं? अकील आई थिंक हमें सुन नहीं पा रहे हैं शायद। अच्छा अकील क्या आप सुन सकते हैं? आपकी आवाज इंतहाई कम आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा सर बताइए क्या सूरत हाल है अकील? इलेक्शन कमीशन के बाहर क्या गहमा गहमी है, आगाह कीजिए हमें सूरत हाल से। इलेक्शन कमीशन में एक बड़ा दिन है। इलेक्शन कमीशन आज जो इमरान खान की नाअहली के लिए तोशाखाना रेफरेंस फाइल किया गया था उसका आज 2 बजे फैसला सुनाने जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच आज 2 बजे फैसला सुनाएगा। इस हवाले से अब जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम इलेक्शन कमीशन में कर दिए गए हैं। रेंजर्स, FC और जो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में तैनात हैं। अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो आंसू गैस के शेल्स हैं और आंसू गैस की जो बंदूक है वो भी यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुँचा दी गई है। वजह सिर्फ यही है कि गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से ख़त लिखा गया था इंतज़ामिया को और ये कहा गया था कि फैसले के मौके पर PTI के कारकुनान इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुँच सकते हैं और एहतजाज कर सकते हैं। तो इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएँ। तो अब इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। कोई भी गैर मुतल्लिका शख्स को यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अहाते में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमीशन के हुकाम इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मौजूद हैं और आज 11 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक अहम इजलास बुलाया है जिसमें जो तोशाखाना रेफरेंस का महफूज फैसला है उसके हवाले से हतमी मुशावरत जो है वो मुकम्मल की जाएगी। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान समेत जो इस केस के 7 फरीकैन थे उनको नोटिस जारी किए गए थे और ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन जुमे के दिन 21 अक्टूबर को 2 बजे इस केस का फैसला सुनाएगा। तो अब इस हवाले से इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर तैयार है, तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। आज 11 बजे इलेक्शन कमीशन का इजलास बुलाया गया है। 11 बजे इजलास शुरू हो जाएगा इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान का। अकील इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर से में रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जिस वजह से बढ़ता हमारे नाजरीन और बहुत सारे पाकिस्तानी कंफ्यूज होते हैं। जिस तरह अजहर साहब ने हमें बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट अदालत का नहीं है, लेकिन जब इस तरह अकील रिपोर्ट कर रहे थे कि 5 रुकनी बेंच फैसला सुनाएगा तो लगता है ऐसा ही है कि कोई अदालत से फैसला आ रहा है। और दूसरी बात ये कि मुझे इस चीज़ पे तशवीश हुई है कि उन्होंने खत लिखा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, सिक्योरिटी तलब कर ली गई है कि फैसला आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो कारकुनान हैं, वो एहतजाज कर सकते हैं। तो ऐसा क्या फैसला आने वाला है जो पहले से सिक्योरिटी मंगवाई जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया अकील, आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के बाहर से। फिलहाल रुख करते हैं। ऑन अब्बास सेनेटर हैं पाकिस्तान के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं डिस्कशन में। ऑन अब्बास साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। सवाल यही है कि फैसला बड़ा आ रहा है, लॉन्ग मार्च की तारीख नहीं आ रही है, फैसला आपके खिलाफ आएगा, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं, क्या आप लाहे अमल इख्तियार करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, जब कभी कोई भी सियासी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो स्ट्रगल में जाती होती है तो वो वहां पे जो उनके वर्कर्स होते हैं वो तो उन्होंने शामिल होना ही होता है। हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो एक पाकिस्तानी की वर्ल्ड स्ट्रगल। हम चाहते हैं कि जो एक आम पाकिस्तानी है, जो कोई नौकरी पेशा है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई किसान है, वो हमारे साथ इस पूरी तहरीक में हमारा हिस्सा बने। अब इसके लिए यकीनन कुछ तहरीक की जरूरत है पड़ी, और यकीनन ये जो तहरीक है वो इस्लामाबाद पिंडी की नहीं होती, वो पूरे पंजाब की है। वो जनूबी पंजाब से भी लोग आएंगे, वो लाहौर से भी आएंगे, वो सिंध से, KPK से, पाकिस्तान के पूरे तरफ से आने। तो इतनी बड़ी तहरीक को इकट्ठा करके उसकी पूरी प्लानिंग करना, कहाँ से लोग चलेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ पहुंचना है, आगे क्या करना है, वो पूरी जो स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग है उसके लिए ऑटोमेटिक टाइम चाहिए होता। और इससे पहले आपको पता है कि 16 अक्टूबर का इलेक्शन चल रहा था, वो खत्म हो चुका, अवाम ने अपना फैसला दे दिया। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ कंप्लीटली तौर पर तैयार हो चुके हैं।
खान साहब किसी भी मुनासिब मौके के ऊपर। तो क्या ये शुरुआत पंजाब से होगी ऑन साहब, जो मार्च लॉन्ग मार्च होगा उसकी शुरुआत लाहौर से होगी, जिसको खान साहब खुद लीड कर रहे होंगे उस काफिले को? और साथ साथ यही बताइएगा कि क्या हुकूमत इस पोजीशन में आ रही है कि वो चंद दिनों में इलेक्शन का ऐलान कर दे? देखिए, जहां तक तो लॉन्ग मार्च के शुरू होने का कॉन्सेप्ट है, तो याद रखिए कि सबसे पहले जो दूर के इलाके वो स्टार्ट होते हैं। तो सबसे दूर कराची से पहले लॉन्ग स्टार्ट होते हैं। तो जो मनवाए हमारे कराची से शुरू होने, वो सबसे पहले सफर करना सिंध वाली साइड से शुरू करेंगे। उसके बाद दूसरे जो काफिले हैं फिर जनूबी पंजाब जो कि मेरा रीजन है, हम वहां से शुरू करेंगे। फिर साथ केपी और जीबी और फिर पूरा पंजाब ऑटोमेटिकली ये सारा इकट्ठा हो गया और यहाँ पे इस्लामाबाद में मोटरवे टूल प्लाजा से सारे हम इकट्ठे हो जाएंगे। ये तो पॉलिसी प्लानिंग अपनी जगह पे होगी। जहां तक खान साहब का है, इसकी डिटेल्स मेरे को बताना कबल वक्त होगा और इसका डिटेल खान साहब को ही पता होगा और वो मुनासिब वक्त पर हमसे और पूरी कौम से शेयर करेंगे कि उन्होंने लाहौर से निकलना है, से आना है, पेशावर से आना है या किस वक्त कहाँ पहुंचना है। ये डिटेल्स जो है ना अभी इस वक्त मेरे ख्याल बताना थोड़ा सा जाती हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है इस गवर्नमेंट का राइट। सेनेटर साहब ये बताइए सेनेटर साहब के इस वक्त जो आपके खिलाफ आ रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या करेंगे आप लोग? कोर्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्त दी थी कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 मई को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था। अब ये सारी दुनिया जानती है कि आप हमारा जो 25 मई का जो पूरा जो लॉन्ग मार्च था वो तो चलो 25 को स्टार्ट हुआ। अब हम मुल्तान से 25 की सुबह निकले थे, लाहौर वाले 25 की सुबह, लेकिन 15 मई के बाद हमारे घरों पे पुलिस आ गई, छापे मारने शुरू कर दिए थे, कंटेनर पूरे पंजाब के पूरे पाकिस्तान में रख दिए गए। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो इनके ऊपर बनता है, क्योंकि इन्होंने उस वक्त जो एक बेसिक फंडामेंटल राइट है किसी भी पाकिस्तानी का प्रोटेस्ट करने का, उसको 10 दिन पहले कैंसिल कर दिया था। हमें मुल्तान से इन्होंने कंटेनर करके मोटरवे पूरी बंद कर दी थी। इस से पहले जो कुछ हो चुका था वो सारी दुनिया के सामने। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया ओन अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर। अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाक फैसला यकीनन 2 बजे के करीब सुनाया जाएगा। 11 बजे उनकी तमाम ऑफिशियल्स पहुंच जाएंगे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाद। आंसू गैस के शैल, पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि पीटीआई के अगेंस्ट फैसला आएगा, जानिबदारी का मुजाहरा होगा। पॉलिटिकल रोल अदा कर रहा है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो पीटीआई के चेयरमैन भी कह चुके हैं बहुत दफा के जो ईसीपी के चीफ कमिश्नर हैं उनको हटाया जाए। उनके होते हुए कभी सच और हक का फैसला नहीं आ सकता। आज जुम्मे का दिन है, बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। एक तरफ तोशाखाना का फैसला आने वाला है, दूसरी जानिब फैटफ का फैसला भी आने वाला है, यानी कि एफएटीएफ का फैसला आ रहा है। हो सकता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसने हमें ग्रे लिस्ट में डाला हुआ, लेकिन हो सकता है, उम्मीद है काफी ज्यादा कि आज हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएं। इसे मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। मुजम्मिल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुजम्मिल असलम, बताइएगा क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है, क्या लग रहा है आपको कि हमारे निकलने की उम्मीद है ग्रे लिस्ट से? बहुत मेहनत की है इस वक्त आपका हुकूमत ने हमें ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए, तो फायदा भी होगा। देखिए, हमें जो है तकरीबन मार्च में निकल जाना चाहिए था, लेकिन मार्च में आपको पता है हमारी हुकूमत फिर खत्म हो गई थी और जून में इन्होंने फैसला किया कि उनकी टीम आएगी ऑन द ग्राउंड और वो आके फिर देखेगी कि जो एक्शन प्लान पे हमने अमल दरामद किए वो ऑन द ग्राउंड में भी नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मैं थोड़ा सा आपको यकीन वो करा दूं, थोड़ा सा रिकैप करा दूं कि फैटफ की तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का नहीं, फैटफ की तारीख का सबसे मुश्किल तरीन प्रोग्राम था। 34 एक्शन प्लान दिए थे और सबसे कम टाइम मतलब स्पेस में दिए थे। पहले उन्होंने एक दफा हमें 14 दिए, फिर उसको 27 किया, फिर 27 से फिर 34 वो कर दिए उन्होंने, और हर दफा उन्होंने बढ़ाते गए। मुजम्मिल साहब, इम्पैक्ट क्या होगा? क्या किसी आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा अगर हम इस लिस्ट से निकल जाते हैं? तो इकोनॉमी को फायदा होगा? बेनिफिट्स क्या नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, इसमें जो है ना थोड़ा सा एक आम आदमी से इतना डायरेक्टली लिंक नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अब टाइमिंग इसकी ऐसी है कि ग्लोबली इतने हालात खराब हो चुके हैं पूरी दुनिया में, तो वो जो सरमायाकार हैं जो एक सेटअप को भी देख के कभी कभार हेजिटेंट हो जाते थे, काम पाकिस्तान में नहीं कर रहे थे, लेकिन अब दुनिया में इतने हालात खराब हो गए तो उसका कोई इमीडिएट हमें। मुजम्मिल साहब, बरतानिया में लिज ट्रस्ट ने इस्तीफा दे दिया, जो प्राइम मिनिस्टर थी अभी आई थी, और उनका ये कहना था कि मैं मुआशी हालात बेहतर नहीं कर सकी। हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं होता मुजम्मिल साहब? उन्होंने वादे के मुताबिक डिलीवर नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हमारे तब भी सीट से चिपके बैठे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हम पूरा दिवालिया करेंगे, बुरा हाल करेंगे अवाम का, फिर भी नहीं उतरेंगे। हमारे मुल्क में तो जी सीट की जो सारी पूजा है उसके पीछे नस्ल आप तीन नस्लें देख लें अब आ गई हैं। तो स्पीड के नशे का है, पावर का नशा है। यहाँ पे जो है वो स्पीड
सिर्फ पावर, हालांकि तनख्वाहें कुछ नहीं है। अगर आप एक सेनेटर की देखें 2 लाख रुपए तनख्वाह नहीं है, MLA की 2 लाख नहीं है। मैं खुद कभी कभार सोचता हूँ कि इतना क्यों इसके पीछे मरते हैं सारे। और फिर और मैंने खुद 8 महीने, मुजम्मिल साहब तनख्वाह कितनी भी हो, तनख्वाह इतनी ना हो, लेकिन तब भी कमा सबसे ज्यादा यही लोग रहे होते हैं। और आता कहाँ से? पावर का नशा। अपने हल्के में जी ये वजीर है, ये बड़ा इस्लामाबाद में बैठता है, फैसले होते हैं वहाँ, तो सिर्फ एक पावर का नशा। मुजम्मिल साहब एक सवाल जरूरी आपसे पूछना चाहता हूँ सर, आपके शागिर्दों में से हूँ। ये बताइए कि इंडिया और चाइना दोनों ईरान से ऑफिशियली ऑयल खरीद रहे हैं, पाकिस्तान क्यों अमेरिका के प्रेशर में आके ईरान का कोई नाम ही नहीं लेता है? हर कोई कहता है जी रशिया की बात हो रही है, ईरान तो पड़ोसी है, इतना सस्ते में दे रहा है, जो स्मगल होके आ रहा है 70 रुपए लीटर बिक रहा है, भाई लीगली उसको ले आओ, हम पे रहम खाओ। मुजम्मिल साहब देखिए, बात यह है कि ईरान के साथ हम ट्रेड करते थे एक जमाने में, तो एक आपको बैंक याद होगा KASB बैंक होता था, तो अमेरिका ने बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पाबंदी लगाई हुई थी कि ये अगर किसी ने भी किया तो वो उसके साथ वो होगा। तो हमें, मुझे अच्छी तरह याद है KSB बैंक ने ईरान की LCs को जो है थोड़ा सा वो करता था ईरान के साथ ट्रेड को, तो बाकायदा उसको पेनल्टी भी लगाई और फिर एंड वो बैंक बंद करके वो उसको दे दिया गया। हालांकि रीजन कुछ और बताया गया बाद में, बैंक इस्लामी को दे दिया। तो बहुत सख्त जिसे कहते हैं ना कि बैंकिंग सेक्टर को इंस्ट्रक्शन है, तो फॉर्मली ट्रेड ही नहीं हो पा रही। अब हमारा मसला यही है कि हमारे मुल्क से अलग चावल जाता है, वहाँ सब्जियां जाती है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बहुत हो रही है, वहाँ से भी आता है, लेकिन हम इसको जो है फॉर्मलाइज नहीं कर पा रहे और हम डरते हैं। सही। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल हसन साहब, वक्त की कमी है, नहीं तो आपके साथ हम ये गुफ्तगू जारी रखते हैं, पर आपका तजिया हमेशा हमारी कीमती और गाइडिंग होता है पूरे पाकिस्तान के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं बोल बस से कुछ न्यूज अपने शो में। तला आपने टिच बटन देखी है? ये टिच क्या होता है वर्दा? ये टिच बटन होता है तला। टिच बटन एक मूवी है जिसका ट्रेलर जारी कर दिया गया है। मुझे लगता है क्रिकेट का बड़ा शौक था, वो पिच देखने गए थे और फिर टिच कर दिया। अब कपड़ों से भी इसको रिजेंबल कर सकते हैं। टिच बटन कपड़ों में ज्यादातर लगाए जाते हैं। टिच बटन कपड़ों, अच्छा वो वाला बटन टिच बटन कहलाता है। इसका ट्रेलर जारी कर दिया गया है और अब तक मैं बताती चलूं कि 2 दिन में 1 मिलियन से ज्यादा लोग इस मूवी को देख चुके हैं, तो क्या बात है। और ये फरहान सईद इसके लीडिंग कैरेक्टर में है, ईमान अली है, फिरोज खान है, सोनिया हुसैन है, सुहेल अहमद है, उर्वा हुसैन है। कब तक हमारी फिल्में यही लव स्टोरी, यही प्यार, इश्क, मोहब्बत, माशूकी? खुदा के वास्ते कोई अच्छी स्टोरीज ले आए, मॉरल स्टोरी हो जिससे हमारी सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ये प्यार की कहानियां जो है ना बस हो गई हैं मेरे। नहीं लेकिन अच्छा है ट्रेलर, मुझे बड़ा पसंद आया। देखें प्यार मोहब्बत की कहानी हमारी यूथ के लिए भी होनी चाहिए। कब तक औरत को मजलूम बना के बेचते रहोगे? औरत कहीं मजलूम नजर नहीं आई इसमें मुझे। खैर एक ब्रेक लेते हैं, सारे ड्रामे ऐसे होते हैं, ड्रामे की मूवी की बात करें। एक ब्रेक लेते हैं, तला को माइंड बनाते कि नहीं मूवी अच्छी नहीं बना सकती है, बना सकती हूँ। आप ब्रेक लीजिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग हंसते हुए क्यों आए हैं या तलहा भी ऐसे क्यों बैठे हुए हैं। एक्चुअली मैं और तलहा कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे और वो आर्ग्यू हमारा अभी तक चल रहा है। आर्ग्यूमेंट हम कंटिन्यू रखेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल मैं आपको मिलवाना चाहूँगी कि ऐसी होनहार एक स्टूडेंट से जो मैं कहूँगी कि जिनकी नज़र में छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता है। उनका पैशन था, उनकी सोच थी, उनकी सच्ची लगन थी, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाना चाहती थी और उन्होंने वो कर दिखाया। MBA की स्टूडेंट हैं, MBA कर रही हैं वो यूनिवर्सिटी से, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि कोई एक छोटा सा अपना एक बिजनेस, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करें। उन्होंने बहुत कोशिश की तो उन्होंने क्या लगाया, आखिर उन्होंने गोलगप्पे का एक स्टॉल लगा लिया। तो ये अपने आप में एक मोटिवेशन है कि जनाब कोई भी काम करने से पहले आप सोचें नहीं कि ये छोटा है या बड़ा है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, या ओ माय गॉड जो हमारा एक टैबू है कि लोग क्या कहेंगे, वो चीज़ ना सोचें। अगर आपको उस काम से खुशी मिलती है, आपकी महारत उस काम में है, तो करने से पहले सोचिए नहीं, आप वो काम कीजिए, ज़रूर आप जो है वो सक्सेस तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। तो हिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनको वेलकम कहूँगी अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम हिबा एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। हिबा ये बताओ कि गोलगप्पे का ठेला लगाने का क्यों सोचा आपने और किस तरह इसकी शुरुआत की, और स्टार्ट में कितने लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया? अच्छा हिबा से मैं सवाल रिपीट कर लेती हूँ, हिबा को शायद आवाज़ नहीं आई है। हिबा आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हिबा क्या आप मुझे सुन सकती हैं? अच्छा जी डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन आपने जब हमारा स्क्रीन खुली होगी तो आपने देखा होगा एक बहुत ही प्यारी सी खातून हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, मोटिवेशनल स्पीकर हैं NLP से, और महर फातिमा खान। वेलकम कहेंगे उनको अपने शो में। तला की बहुत अच्छी दोस्त
अब मैं बोल सकता हूँ कुछ? हाँ जी, चलिए, अल्लाह तेरा शुक्र। आर्गुमेंट के नतीजे में मुझे कुछ बोलने नहीं देती हैं, ऐसे कहते हैं। आप बीच में इतना आर्ग्यू कर रहे थे कि आप जो है वो नाराज होकर बैठ गए थे। देखिए, अब मैं आया हूँ तो देखिए हिबा की आवाज भी आ गई है, हिबा भी रेडी हो गई है। हिबा, आपको यकीनन लोगों ने सोचा होगा कि यार MBA पास किया, इतनी पढ़ाई की, फिर क्यों तुमने गोलगप्पे का स्टॉल लगाया? क्या फीडबैक आ रहा है लोगों से? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है मेरी तरफ से। लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छे से रिस्पांस आ रहा है मेरे पास। MBA पढ़ते वक्त सोचा था कि यही काम करूंगी, प्लान यही था कि अपना कोई काम करना है, और क्यों था ये प्लान? नहीं सर, MPA स्टार्ट करते हुए तो मेरा ये इस तरह कोई माइंड में नहीं था, लेकिन फर्दर मैं स्टूडेंट भी हूँ और उसके बाद मैं होम ट्यूशन्स भी देती थी। तो फिर मैंने सोचा कि ना लाइफ में थोड़ा सा चेंज आना चाहिए, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं अपना एक बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ, वो जो कि गोलगप्पा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MGC के नाम से अपना एक गोलगप्पा स्टॉल ओपन किया है और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर मेरा पूरी उम्मीद है कि मैं एक इसको ब्रांड भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। महर, तो गोलगप्पे का ही क्यों सोचा? शौक था, बनाने में महारत हासिल थी, लोग पसंद करते थे फैमिली में, तो गोलगप्पा ही क्यों सोचा? वरदा सोच रही हैं आपने चिप्स का स्टॉल क्यों नहीं लगाया? नहीं, बहुत सी और सी चीजें, पैनकेक्स हैं, वॉफल्स हैं। आजकल जो नए लोग हैं वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि पर्सनली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद थे गोलगप्पे। और जहाँ तक फैमिली की बात रही तो मेरी फैमिली में दूर दराज तक कोई इस तरह का बिजनेस नहीं करता, माशाल्लाह। तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ न्यू इनोवेशन लेकर आऊँ मार्केट में, और मुझे देखकर बाकी गर्ल्स भी हैं वो ज़्यादा मोटिवेट हों, और जो थोड़ी सी परेशान हाल गर्ल्स हैं या कुछ भी, तो उनके लिए एक सपोर्ट मिले उनको। माशाल्लाह। हिबा, मैं आपको बताऊंगा, इन्नमुल अमाला बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नियतों पर है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। तो यकीनन कारोबार करते वक्त ये नियत जरूर रखा करो मेरी बहन कि ये सुन्नत रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने हमें ये हुक्म दिया है कि नौकरी से कई कई गुना बेहतर और जो सुन्नत है वो अपना काम है, चाहे वो छोटा हो, क्योंकि नौकरी में हमेशा इंसान नौकर होता है, अपने काम में इंसान मालिक होता है, और मालिक बनना ही जिंदगी में कामयाबी होती है। हमारे साथ मौजूद है महर फातिमा। आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP मास्टर हैं, लाइफ कोच भी हैं। महर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। ये स्टोरी बहुत एक अच्छी स्टोरी थी, किसी ने दिखाया काम छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन बिफोर वी गो इनटू लाइफ कोचिंग, state of mind the people are living in, who is Meher Fatima? Thank you very much for having me on your show. Meher Fatima is a life coach. हम कोच करते हैं इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को, in taking their life forward. We help them, facilitate them grow towards achieving specific goals in life and creating a successful individual and creating a successful mindset for individuals. That's who I am at the moment. तो ये हिबा के जो उन्होंने एक स्टॉल लगाया, एक इनिशिएटिव लिया कि आप फीमेल्स के ऊपर बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, जो ख़वातीन परेशान, कि अगर हम किसी माशरे में बात करें, चाहे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे वो हाउस वाइफ है, हर ख़वातीन किसी ना किसी, मैं कहूँगी कि एक मेंटल टॉर्चर से, फिजिकल टॉर्चर से या फिर हरासमेंट की अगर हम बात करें तो उससे गुजर रही है, एक बहुत ही परेशानी मुब्तला है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो ऑफिस में वर्किंग लेडी हो। तो हिबा भी जैसे कह रही कि बाहर स्टॉल लगा रही हैं और उन्होंने खुद से अपनी मेहनत अपना काम स्टार्ट किया, तो इनकी स्टोरी पर आप क्या कहेंगी? मेरा ये ओपिनियन है कि इंसान किसी भी वक्त कुछ भी करने के लिए 2 कदम बढ़ाए तो उसके लिए बहुत सारे और रास्ते खुल जाते हैं। मैं बहुत सी औरतों के साथ काम करती हूँ। अगर आप मुझसे पूछें 2 साल पहले कि क्या मैं आज इधर बैठी होती या NLP कोच होती, या क्या मैं बहुत सी औरतों को मेंटर कर रही होती या कोच कर रही होती टूवर्ड्स फाइंडिंग देयर सक्सेसफुल जर्नी, टूवर्ड्स फाइंडिंग देयर पर्पस इन लाइफ, तो वाकई में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं 2 साल में इतनी। आपको कैसे अपना जर्नी और पर्पस मिला? गुड क्वेश्चन, थैंक यू। 2 साल पहले आई थिंक मैं बहुत ट्रांजिशनल स्पेस से गुजर रही थी, पोस्ट डिवोर्स। आई एम अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन एंड उस वक्त ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा था, कोई क्लैरिटी नहीं थी, कोई पर्पस नहीं था, एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज। देयर वर हाई लेवल्स ऑफ फियर एंड एंग्जाइटी, और जैसे आपने कहा माशरे में बहुत दफ़ा लोग क्या कहेंगे, किस तरीके से वापस अपनी ज़िंदगी शुरू करूँगी, इस स्टेज पे आके
तो काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। बहुत बिल्कुल करना पड़ता है, लेकिन आई थिंक इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक तो अपने ऊपर का कॉन्फिडेंस, जो कि इंसान बहुत दफ़ा खो जाता है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे होते हैं। लोग ऐसे आपके इर्द गिर्द से अचानक से कहीं से आ जाते हैं टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड फॉर मी, एंड दैट्स व्हेन आई फाउंड NLP। आपने सपोर्ट की बात की, मैं हबीबा की तरफ दोबारा जाऊंगी। हबीबा, मुझे ये बताएं कि गोलगप्पे का स्टॉल जब आपने स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपको किसने सपोर्ट की और किन किन लोगों ने सपोर्ट किया? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम था कि एक गर्ल का बाहर निकलना मेन रोड पर। तो मेरी फैमिली ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिसमें मेरे पापा, मेरी बहन और मेरी अम्मी और मेरे भाई शामिल हैं, और एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मुकाम पर आपके सामने हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह करे कि वो ऐसे लोग सपोर्ट करते रहे ख़वातीन को। लेकिन जो सपोर्ट सिस्टम है, जो सपोर्ट मैकेनिज्म है हमारी सोसाइटी में, महर वो कैसा है? जब एक औरत फंसती है किसी मुश्किलात में, अनसर्टिनिटी में, कन्फ्यूजन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, तो सोसाइटी उसको कितना सपोर्ट करती है? अब आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं, बहुत से नेगेटिव हैं, और ये हमारी चॉइस है एज एन इंडिविजुअल। जो मैंने पर्सनली रिलेट जिससे मैं कर सकती हूँ वो ये है कि हम अपनी चॉइस पे हमारे ऊपर है कि हम इन चीज़ों से कितना अफेक्ट होते हैं और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आगे लेना चाहते हैं। सो वन ऑफ द स्टेटमेंट्स जो हम अपनी ट्रेनिंग्स में, प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ये है कि you've got to do the do and dream again। और वो ये है कि हमें ख़ुद मेहनत करके ख़ुद वो काम करना पड़ेगा। हम एक कदम बढ़ाएंगे उस सफ़र के ऊपर टूवर्ड्स दैट सक्सेस, टूवर्ड्स दैट ड्रीम, जो हम एक दफ़ा भूल जाते हैं। हम ख्वाब देखना भूल जाते हैं बहुत सी मुश्किलात से अगर हम गुजरते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, हम अपनी शनाख्त भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को आप वापस कैसे लाती हैं दुनिया में? हाँ, जो लोग अपने शेल में चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब पीछे अब छोड़ देते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो कर पाते हैं, अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। वेल, अब मैं अपनी एग्जांपल बहुत यूज़ करती हूँ। मैं बहुत सी डिफरेंट औरतों को मेंटर करती हूँ, कोच करती हूँ, और हमारी NLP एक ऐसी साइंस है जो कि हैज़ अ लॉट ऑफ टेक्निक्स जो क्या है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो है वो एक न्यूरो साइंस है जो कि 1975 में दो लोग, जॉन ग्रिंडर और रिचर्ड बैंडलर, लेकर आए थे। ये एक ऐसी स्टडी है जो कि लोगों को लैंग्वेज के ज़रिए कनेक्ट करती है लोगों के बिहेवियर पैटर्न से, जो कि बहुत फेमिलियर होते हैं। हम बहुत से दफ़ा अगर आप देखें कि हम बहुत सी दफ़ा कई चीज़ें बड़े एक पैटर्न तरीके से करते चले आ रहे होते हैं और बड़े कंफर्टेबल होते हैं। तो ये ऐसी साइंस है जो कि हमें दिखाती है कि सक्सेसफुल लोग किस तरीके से अपनी ज़िंदगी देखते हैं, एंड हाउ टू मॉडल दैट बिहेवियर, हाउ टू डिसरप्ट दैट बिहेवियर पैटर्न। और कितना मुश्किल है? आप पूछ ले पहले। नहीं, आप पूछें, क्या पूछें? हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर द पीपल यू ट्रेन, जिनको आप ट्रेनिंग दे रही होती हैं, उस तरह उनको अपना कोचिंग जो आप दे रही होती हैं, तो उन लोगों के लिए वो रूल्स, वो सिस्टम, वो मैकेनिज्म अपनाना जो आप चाहती हैं कि वो अपनाएं। हाउ मेनी सक्सेस स्टोरीज डू यू हैव? आई हैव मेनी सक्सेस स्टोरीज। आई एम वन ऑफ देम बिकॉज ये ट्रेनिंग पहले मैंने खुद की थी। और आई थिंक इट वाज ट्रांसफॉर्मेटिव। जो मेरी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आया है फ्रॉम दिस ट्रेनिंग इज़ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। जो आपने लफ्ज़ बोला डिफ़िकल्ट, आई थिंक हम सबसे पहले तो लोगों को सिखाते हैं कि अपने अल्फाजों को थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करें। कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, चैलेंजिंग ज़रूर होती है। और अगर आप अपना माइंड को उस तरीके से मोल्ड कर सकते हो कि चैलेंज को कैसे ओवरकम करना है, किस तरीके से हम सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। एक दरवाज़ा बंद होगा तो दूसरा खोलेगा, दूसरा नहीं खोलेगा तो तीसरा खोलेगा। There's always a hope. Well, there's always a journey. एक रास्ता है जिसको हमें, एक ब्रिज है जिसको मैंने क्रॉस किया है, और मैं उस ब्रिज से बहुत से और से लोगों को क्रॉस करवा। महर, मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगी। ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे अभी हमारे सामने हबीबा की मिसाल है, ये MBA पढ़ रही हैं, फिर एक स्टॉल लगा रही हैं। ऐसी बेतहाशा मिसालें, जो लोग PhD किए हुए हैं, ग्रेजुएट्स हैं, मास्टर्स की डिग्री रखते हैं, अच्छे फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न में पास आउट हुए हुए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं यूनिवर्सिटी से, लेकिन स्टिल उनके पास जॉब्स नहीं हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम देखते हैं कि कोई गुलाब के शरबत का ठेला लगा रहे हैं या कोई ऐसे छोटे मोटे काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स
जितना उन्होंने अपनी पढ़ाई पैसे खर्च किया है उतना तो वो इन सब चीज़ों से नहीं कमा पाते, और तमाम लोग इतनी मैं कहूँगी कि हिम्मत रखते भी नहीं हैं कि वो इस तरह के काम शुरू कर सकें। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगी कि जो इतने पढ़े लिखे हैं वो क्या ये काम करें स्टार्ट, या किसी और तरफ जाएं, या कैसे अपने आप को मोटिवेट करें कुछ करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंसान को कोई काम छोटा नहीं समझना चाहिए। हम अगर देखें, हम किसी भी वक्त किसी भी उम्र में ज़िंदगी को दोबारा शुरू कर सकते हैं। आप चाहे कितने भी ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हों, कितने भी बड़े, जैसे हमारे माशरे में इस्तेमाल होता है ये जुमला, बड़े इंसान हैं, उसमें कोई भी काम करने में मेरे ख़्याल से कोई शर्म दिक्कत नहीं होनी चाहिए है। और जहाँ तक मोटिवेशन का ख्याल है, आई थिंक जब तक हम काम करते रहें, जब तक हम ये ख्वाब अपने लिए देखते रहें कि हाँ हम अपने आप को एक मुकाम पे देखना चाहते हैं, जब तक ये जद्दोजहद और वो मोटिवेशन जारी रखती है। जिस वक्त हम थोड़े से मायूस या उस फीलिंग से गुज़रते हैं, तो अपने आप को आई थिंक सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो ये है कि उस वक्त को याद करें कि जिस वक्त हम किसी भी एक वक्त में दुनिया में किसी भी काम के लिए मोटिवेटेड तो थे, कॉन्फिडेंट तो थे, तो हम अगर वो वक्त याद कर लें, यही मैं अपनी कोचिंग में भी सिखाती हूँ, अगर हम वो वक्त याद कर लें तो हम ऑटोमेटिकली अपनी लैंग्वेज, अपनी फीलिंग्स को उस मौके तक ले आते हैं। यानी अच्छे दिन याद करके आप बुरे दिन भी भूल जाते हैं। यार अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। लिंग्विस्टिक लैंग्वेज जी, हमारी सोसाइटी में महर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अजीब सी स्लैंग्स भी यूज करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए गाली तकिया कलाम होती है। बात करते करते ही ना वो फूल झड़ रहे होते हैं उनके मुंह से, ना गुलाब निकल रहे होते हैं। तो उनकी बात हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर रिस्पेक्ट फॉर अदर्स कम होती जा रही है और हर कोई अपना अपना सोचता है, अपने गिरबान में नहीं झांकता है, दूसरों पे उंगली उठाता है और जो पैसा जमा करता है अपने लगे। बड़े सेल्फिश से लोग हैं, दे डोंट केयर अबाउट अदर्स। और लैंग्वेज में वी डोंट इवन थिंक, रोड पे खड़े हुए होते हैं ये भी नहीं देखते हैं यार कोई फैमिली खड़ी है साइड पे, कोई औरतें खड़ी हैं, कोई और सुन ना ले, किसी को बुरा ना लगे, कोई बच्चे हैं, और हम बड़े लाउडली बहुत गलत लैंग्वेज यूज करते हैं। इसका इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे क्या होगा? इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा है। होगा नहीं, आई थिंक है। लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हमारी तरबियत और हमारे माशरे का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इससे हम एक दूसरे को अपनी तरफ राग़िब भी कर सकते हैं और दूर भी कर सकते हैं। इससे हम छोटों को सिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि रिस्पेक्ट, और जैसे अभी आपने अल्फाज इस्तेमाल किए गाली गलोच, बहुत सी दफ़ा ये हम पैटर्न्स या ये जो अल्फाज हैं ये हम अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट से पिक कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं इसका जवाब में ये बोलूँगी कि अपने एनवायरनमेंट को देखें जहाँ आप हैं, आपके इर्द गिर्द। अगर आप एक मुकाम पे पहुँचना चाहते हैं तो आप उन लोगों में उठना बैठना शुरू करें जहां आप अपने आप को देखना चाहते हैं। आप उन लोगों से गुफ्तगू करें जिन लोगों से आप इंस्पायर होते हैं, जिन लोगों से आप मोटिवेट होते हैं। और अगर आप उन लोगों से मिल नहीं सकते, ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत से उन लोगों से मिल पाऊँ जिनसे मैं मोटिवेट होती हूँ या जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेती हूँ, तो उनके बारे में आप पढ़ें, उनके बारे में आप देखें कि वो और उनको मॉडल करें। मेरू टाइम हमारे पास कम है। इफ पीपल वांट टू गेट इन टच विद यू, किस तरह आपसे राब्ता कर सकते हैं? आपका पेज है फेसबुक, मेरा फेसबुक का पेज है। मैं डायनामिक कम्युनिकेशंस की कंपनी में, आई एम अ कॉलीग विद आलिया मोहिउद्दीन, सो दे कैन कॉल एट द कंपनी नंबर। Thank you so very much for coming on our show. It was great talking to you. और उम्मीद करता हूँ कि आप जैसी ट्रेनर्स के आने के बाद हमारी सोसाइटी में इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि लाइफ कोच की हमें ज़रूरत है और लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स हमारे बहुत ज्यादा हैं। बस लोग जाना शुरू कर दें, हमारे यहाँ वो चीज़ ना हो कि जी हमें तो किसी की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही सही हैं। हाँ, ये डिनाइल में रहने की तो आदत है हमें। सस्ते बाजार का रुख करना है हमें। हाँ जी बिल्कुल, चलते हैं सस्ते बाजार की तरफ। नवाब शेख हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें अपडेट देंगे सस्ते बाजार में क्या चीजें सस्ती वाकई मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। कौन से शहर में नवाब कहाँ पे हैं, हमें अपडेट कीजिएगा प्लीज। नवाब शेख बताइएगा सस्ते बाजार में आप कहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त? आई गेस नवाब शेर हैं ये, ओके सॉरी, नवाब शेर साहब बताइएगा सस्ते बाजार में चीजें वाकई सस्ती मिल रही हैं कि बस 10-20 रुपए का फर्क है? बब्बर शेर वाला शेर। नवाब, महंगाई के इस दौर में पेशावर में एक ऐसा सस्ता बाजार भी मौजूद है जो कि
गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। और ये बाज़ार जो है अशनगरी बाज़ार कहलाता है, जहाँ पर अशियाई ज़रूरिया की चीज़ें जो है वो आधी कीमत पर मिलती है। तो यही वजह है कि बहुत सारे शहरी जो है वो इस बाज़ार का रुख करते हैं और अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ से ख़रीदते हैं। यहाँ पर जो है वो गर्म मलबूसात, स्वेटर, जैकेट्स, जूते, कंबल, तकिए, रज़ाइयाँ और दीगर जो ज़िंदगी की ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर काफ़ी सस्ते उसमें मिलती है। तो शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस बाज़ार का रुख करते हैं और यहाँ पर जो है वो अपनी पसंद की चीज़ें लेते हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, इस बाज़ार में कितनी कीमत पर चीज़ें मिलती है? जी, इधर आप जो बाज़ार है और बाज़ारों से तकरीबन जब बाज़ार और बाज़ारों में चीज़ 500 पे मिलती है तो इधर 100, 150, 200 तक मिलती है। और चीज़ भी नया हो तो और बाज़ारों से बहुत अच्छी चीज़ है, इम्पोर्टेड चीज़ है सब जो हमारे पास लगी हुई है। हमारी दुकान है, यह सब दुकानों में जो है सस्ता मिलती है और बाज़ारों से सब कुछ। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर शहरियों के लिए सस्ता बाज़ार एक तरफ, लेकिन ये जो आपके साथ शख्स खड़े हैं ना, इनका हेयर स्टाइल एक तरफ। ये टोपी है कि इनके अपने बाल हैं? नवाब शेरी असली बाल है इनके, टोपी है। दीगर जो जिंदगी की जरूरत नहीं। नवाब शेर में बहुत शुक्रिया। नवाब शेर कर रहे थे, थैंक यू सो मच। सर्दी आ गई है, वहाँ पे बर्फबारी हो रही है। नॉर्दर्न एरियाज में तो ऑफ कोर्स गर्म चीजों की खरीदारी शुरू हो चुकी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में बड़े प्यारे प्यारे मेहमान हैं हमारे साथ। एक ऐसे रूहानी आलिम दीन भी है हमारे पास जो बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं और कहते हैं कि आप घर पे बैठ के अभी बस दिल में रखिए अपना प्रॉब्लम, मैं यहाँ से दम करूंगा और यहाँ से अभी स्टूडियो से आपको दम करेंगे, आप सही हो जाएंगे। एक ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। और आजकल जैसे जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियों के टाइम शायद करीब आ रहा है, लेकिन अभी तक कराची में पूरी तरह सर्दियाँ आई नहीं है। बहुत से इलाकों में आ भी गई हैं, पंजाब की साइड पे। लेकिन जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का हम सामना करना पड़ रहा है वो है बच्चों की सेहत। बच्चे बिल्कुल सही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आते हैं, सौगात लेके आते हैं, या दिन भर बच्चा सही होता है, रात में सोता है, एकदम से हाई ग्रेड फीवर हो रहा है। आजकल मेजॉरिटी घरों में बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा मसला सामने आ रहा है नज़ला, बुखार, खांसी। और सिर्फ बुखार इस हद तक नहीं कि नॉर्मल टेम्परेचर, और टेम्परेचर इज गोइंग टू बी वेरी हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, 104, 105। और फिर इमरजेंसी में आपने हॉस्पिटल लेके भागना होता है, देन अगेन आईवी के थ्रू ट्रीट किया जाता है उनको, फिर जाके बुखार कहीं सबसाइड होता है। एक चीज। दूसरी बात, ये वायरल इन्फेक्शन पहले कहते थे कि 3 से 4 दिन में सबसाइड हो जाता है, मगर अब 8 से 10 दिन लग रहे हैं, तब भी वायरल इन्फेक्शन जो है वो सबसाइड नहीं हो रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो इन तमाम मसाइल के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही बेहतरीन पीडियाट्रिशियन है, हमारे शो पे अक्सर आते भी रहते हैं, आप सब जानते हैं कि तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम। एक और तबीब भी डॉक्टर साहब के साथ बैठे हुए हैं जिनका नाम है हाजी दीन मोहम्मद साहब। हाजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे कैमरामैन थे रेहान, बड़े हमारे पुराने साथी हैं, 2010 से मैं उनके साथ मीडिया में काम कर रहा हूं। तो उनका मुझे कॉल आई और उन्होंने बताया कि उनकी बैक में स्पाइनल कॉर्ड में C4 C5 को बता रहे थे कि उनमें प्रॉब्लम आ गया। और फिर डॉक्टर्स ने बोला जी सर्जरी, बड़े खर्चे, लाखों रुपए, बड़े टेस्ट कराए, बड़े ख्वार हुए। और फिर वो बिस्तर पे बेड रिडन थे काफ़ी महीनों तक, उठ नहीं सके, चल नहीं सके, कुछ नहीं कर सके। फिर हाजी साहब ने उनका इलाज किया और वो इतने इस वक्त बेहतरीन फिजिकल कंडीशन में हैं कि मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। और फिर मैंने कहा कि हाजी साहब को अपने शो में बुलाना बहुत ज़रूरी है। रूहानी इलाज करते हैं, तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इलाज करते हैं और बड़ी शिफा है आपके हाथ में। हाजी साहब, आपके हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे शो में आए। अल्लाह आपको सलामत रखे, सबको सलामत रखे। अल्लाह सुब्हान तआला का बड़ा प्यारा निज़ाम है कि शफा समेत हर चीज़ तकसीम है। सुभान अल्लाह। किसके हाथ में शफा किसको मिलनी है ये कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, 10 लोग जाएंगे, 8 ठीक होंगे, 2 ठीक नहीं होंगे। मेरे पास भी अगर आज 10 आएँ तो मुमकिन है 2 ठीक हों, 8 ना ठीक ना हो। एक अल्लाह निज़ाम इलाही है। बेशक। ताला जो आपने बात की बहुत प्यारी है कि मेरे पास ये मोरों के जो मरीज़ हैं, अगर कुछ भी नहीं 30-40 हज़ार का तो इलाज हो चुका है। 30-40 हज़ार मरीजों का, ये मोरों का, बाकी तो अल्लाह तादाद है स्पाइनल कॉर्ड के मोरों का जी। उसके अलावा अरकुनसा का आप ये समझ लें, अगर मैं एक मिसाल दूं, अगर 2 मिनट मुझे दें तो प्लीज़। एक हॉस्पिटल में एक स्टाफ नर्स है, कराची का सबसे बड़ा महंगा अस्पताल है, प्राइवेट हॉस्पिटल। ठीक। उसकी कमर में क्या नाम है, वो बोला कि अरकुनसा नस दब, ये मोर के इसको ऑपरेशन करके निकाल दिया जाएगा जी। 6 लाख वहाँ जमा किए, वहाँ के एम्प्लॉइज होके भी उसने वहाँ ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन कराने के बाद दोनों टांगें ख़राब हो गई।
अल्लाह अकबर। दोनों टांगें ख़राब हो गई। अब वो ये डॉक्टर साहब बताएंगे, मेडिकल तो मैं उनकी ज़बान नहीं समझता, तो ये जड़ी बूटी की ज़बानी समझेंगे, हम दोनों में ये है, लेकिन शायद हम दोनों आपको समझा दें माशाल्लाह। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से फिलहाल ये जानना चाहूँगी, जो बच्चों का आजकल मसला, डॉक्टर साहब के बच्चे में बहुत ज़्यादा वायरल फीवर हो रहा है, घर में कैसे इमरजेंसी में ट्रीट किया जाए कि रात बेरात हाई फीवर चढ़ता है और इमरजेंसी में आपको लेकर हॉस्पिटल भागना पड़ता है, और वायरल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा ड्यूरेशन क्यों रख रहा है, 8 से 10 दिन क्यों लग रहे हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि दो किस्म के प्रॉब्लम है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। का आप थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि वहाँ पे वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक कैसे होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे मैनेज किया जाता है, और वहाँ पे यहाँ पे हमारे ईस्टर्न में क्या प्रॉब्लम है। ईस्टर्न में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कोई सेंस ऑफ माइंड नहीं है छुट्टी का, ऑफ देने का, ऑफिस हो, स्कूल हो या कोई भी और एक्स्ट्रा काम हो। वेकेशन तो है ही नहीं, वेकेशन है ही नहीं। मतलब इसको सिक लीव जो है ना, उसको यहाँ कॉन्सेप्ट में नहीं है कि सिक लीव क्या होती है। सही। एक्चुअली होता ये है कि सिक बच्चा हो गया, कोई भी किस्म का बच्चा सिक हो गया, तो हैव टू डील विथ कि भाई आप उसको घर में रखेंगे। फैलता कैसे? कॉन्टेजियस है। सही। नेजल फ्लेयरिंग से जितने हमारे स्पॉट्स निकल रहे होते हैं उससे ये फैलता है। छींके करेंगे, खांसी करेंगे, नज़ला, हम जब नज़ला ऐसे नॉर्मली हम कर लेते हैं, खांसी करते हैं तो खुली खांसी कर रहे होते हैं, खांसी का स्टाइल ये नहीं होता। मास्क हम बस कोविड के ज़माने में जो हमने 50-20% पहना, 15-20% पहना, इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने तो अवॉइड ही किया। और इसके बाद वैक्सीन्स, कोविड की वैक्सीन्स, एवरी ईयर फ्लू की वैक्सीन्स लगती हैं, हम उनको भी अवॉइड कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से हमारा वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिकदार में फैल जाता है। प्लस साथ में अब दूसरा वजह कराची और लाहौर की आपको बात बताऊं कि क्यों इनका इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है, बिकॉज ऑफ AQI। जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है, जितनी डस्ट होगा इतना वायरस इन्फेक्शन जो है ड्राइनेस की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जाए, वो ठीक नहीं होने देगा। लास्ट 2 ईयर्स से AQI जो है कराची और लाहौर का बहुत डिस्टर्ब्ड है, और लोग कहते हैं कि इट्स द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ के जिसमें AQI सबसे ज़्यादा 302 से ऊपर चला जाता है। उसमें आपको ठीक होना सबसे मुश्किल तरीन काम होता है, क्योंकि डस्ट को आप प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। डस्ट के साथ जितने नोज़ोकोमल इन्फेक्शंस होते हैं वो सारे नाक के ज़रिए हमारे चेस्ट में जाते हैं और वो बढ़ता रहता है। इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस हैं, जैसे इन्फ्लुएंज़ा है, RSV वायरस है, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है। कोविड के असरात अभी भी मौजूद हैं। ऑफ कोर्स हम कहते हैं इसको सुपर फ्लू, अब कहते हैं, अब नाम इसका सुपर फ्लू करके हमने इसको डील कर लिया है। ऑफ कोर्स इसी तरह ये चीज़ें चल रही हैं। नो डाउट आप जो कह रही हैं कि 14 दिन रह रहा है या 10 दिन रह रहा है, हो सकता है ये कोविड ही हो, क्योंकि हुआ ये है कि म्यूटेशन ऑफ द वायरस, ऑफ कोर्स म्यूटेशन ऑफ वायरस। कई दफ़ा कोविड के ज़माने में भी हम कोविड का जिस नेज़ल टेस्ट करते थे PCR, वो भी कभी कभी नेगेटिव आ जाता था। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, कभी कभी नेगेटिव आता है, बट इनसाइड म्यूटेशन होके हो सकता है वो चीज़ ही पॉजिटिव होगी। उसका तरीका क्या होता है मालूम करने का, कि आपने कुछ टेस्ट कराने होते हैं। अब जैसे एक तो मैंने आपको बताया PCR करा लिया आपने, लेकिन ऑफ कोर्स अब लोग इसको अवॉइड करते हैं। कहो तो आप कहते हैं यार ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, नो डाउट। इसको डिटेक्ट करने के लिए हम कंप्लीट ब्लड काउंट्स कराते हैं, उसमें हम WBCs देखते हैं या फिर आइजोनोफिल्स देखते हैं। डॉक्टर साहब, इतने सारे टेस्ट कराने की ताकत आपकी मुल्क की आधी से ज़्यादा आबादी में नहीं है। आपके मुल्क में इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस इतने हैं कि एक पेशेंट जब सुनता है ना कि हाँ भाई टेस्ट इतने पैसों के, अच्छा फिर अस्पताल में सर्जरी के लिए इतने जमा कराओ, फिर ये करो, कहता है भाई ये मेरे हाथ हैं, मुझे गरीब को दो माफ़ी। फिर वो जाते हैं अल्लाह वालों के पास, कहते हैं कि भाई हमारा रूहानी इलाज करो। फॉर एग्जाम्पल कराची में इस वक्त रोड्स की वजह से सिर्फ डॉक्टर साहब कहते हैं कि लाखों में लोग हैं जिनको बैक के प्रॉब्लम्स हो गए हैं, जो खड्डे बारिश के बाद से क्रिएटेड हैं, जो अब शायद इलेक्शन से पहले देख रहे हैं कि कुछ पैच वर्क किया जा रहा है, भराई की जा रही है, नई सड़कें तो नहीं बन सकती, महंगी बहुत होती हैं। तो इन बैक की प्रॉब्लम्स की वजह से लोग हाजी साहब के पास बहुत जा रहे हैं, और हाजी साहब बैक के प्रॉब्लम्स का इलाज भी यहाँ पर लेकर आए हैं। हाजी साहब, क्या इलाज होता है इस तेल में, ऐसा आपके क्या डाला है आपने? देखें, ये सब जड़ी बूटियाँ हैं, सब जड़ी बूटियाँ हैं। जब डॉक्टर नहीं थे तब भी जड़ी बूटियाँ थी, हकीम नहीं थे तब भी जड़ी बूटियाँ नहीं थे। आप मूसा इस्लाम हिस्ट्री पढ़ते हैं तब भी जड़ी बूटियाँ उसमें आती हैं, दफ के पत्ते खा के शिफा पाई। आज भी अगर दुनिया में किसी का नुकसान नहीं, साइड इफेक्ट नहीं, तो वाहिद चीज़ जड़ी बूटियाँ, इनके साइड इफेक्ट नहीं। ये हर्बल्स बेहतरीन चीज़ है। मैं भी इस पर 40 साल से काम कर रहा हूँ, 40 साल हो गए इस पर काम करते हुए। और आज जितनी भी मेरे पास जितने मरीज आ रहे हैं,
और 100 में से 90 वो आते हैं जो मेडिकल में नाकाबिल इलाज होते हैं या बिल्कुल तबाह किया जाते हैं। या अगर मैं आपको एक फ़ाइल दे दूँ, एक फ़ाइल पढ़ने दे दूँ, उसके 500 पेज हैं जो उनकी बर्बादी के हैं, और वही मरीज़ आज ठीक होने के बाद अपनी ज़िंदगी में ठीक है। हाजी साहब, आप कितने पैसे लेते हैं इस तेल के? ये मेरी कोई फीस नहीं है, सिर्फ दवाई के पैसे होता है। ये तेल 700 रुपये का है। 700 रुपये की बोतल कितना वक्त चलती है? 1 महीना चलता है। पूरा महीना चलता है। दिन में 2 दफ़ा लगाना होता है? दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 2 कतरे लगा लो। इसमें क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। बताएं। आपके सर में दर्द है, 4 कतरे लगा लें। आपके चेहरे सर में दर्द है, सर पे लगाएंगे? बिल्कुल लगा दें। आपके पाँव में तकलीफ है, पाँव में लगा दें। घुटनों में एलर्जी है, खारिश है, एक्जिम है, सोराइसिस है, और क्या नाम है, चंबल है, ये आपको हर जगह पे काम करता मिलेगा। आप जूते पहनते हैं ना, आप जूते नहीं पहन सकते, बदबू आती है, पाँव में खारिश होती है, और आप सुबह को ये तेल लगा के आप मोज़े पहन लें, 24 घंटे लगा के रखें, आपके पाँव को कोई तकलीफ नहीं होगी, आप फ्रेश होंगे। आप सन ब्लॉक का नाम सुना होगा? जी हाँ। सन ब्लॉक में आप ये तेल के सिर्फ 2 कतरे अपने चेहरे पे, गले पे मल के पूरा दिन धूप में घूमें, शाम को जाके आपको साबुन लगाने की जरूरत नहीं है, खाली पानी में मारें, आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश ऐसा है क्या? कौन सी जड़ी बूटियां हैं इसमें? तकरीबन 70 के करीब जड़ी बूटियां हैं। अच्छा, और ये आप खुद बनाते हैं? ये नुस्खा कहाँ से लाया आप? तलाशज़ादे में 40 साल से इस पे काम कर रिसर्च कर रहा हूँ। माशाल्लाह। समझे ना, ये चीज़ें 2 दिन में नहीं आई, बहुत लंबे तवील वक्त के बाद आई हैं। मैं ये चीज़ में एक ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। अगर ये शादी कबूल करे, एक आपका किसका है, ठीक है, पहले समझना ये चीज़ क्या है, ये समझना ज़रूरी है, वरना इस्तेमाल करें फ़ायदा होगा, लेकिन वो चीज़ नहीं आएगी। ये एक लिक्विड है, एक ऑयल है। ठीक। ये ऑयल को तो आपको जो मैंने बताया सारे काम के इस्तेमाल करें। ठीक। ये लिक्विड और ऑयल अगर जिस तरह के ये मेकअप के साथ चेहरे को बर्बाद कर देते, ये 2 कतरे ये GS1, 2 कतरे एस ऑयल के आप लगा के रात को सोने से पहले आप पूरे चेहरे की मालिश में सो जाएं, सुबह उठ के फिर लगा लें। आप 1 हफ्ता 10 सेकंड चेहरे पे देखेंगे, और जितना भी मेकअप का जो साइड इफेक्ट है वो सारा खत्म हो चुका होगा। आप चेहरा कितना भी खराब है, इस दोनों को 1 महीना इस्तेमाल करें सुकून से। हाजी साहब, पहले पानी लगाना है, फिर ऑयल? नहीं, ना, आप साबुन से मुंह धो लिया, आप शीशे के सामने खड़े हो, दोनों में से 2 कतरे लेने हैं, दोनों को मिक्स करना है और फिर यूज करना है। ठीक है। अब दूसरी बात है, ये आप कहीं बैठते हैं ना, तो मुंह से बदबू आती है, तो आपका बैठने वाला मुंह उधर करता रहता है। यही ऑयल 2 कतरे मुंह में डाल के घुमा लें, और आराम से 8-10 घंटे। यही ऑयल तमाम मसाइल का हल है। एडिबल भी है क्या? एडिबल भी है। आपको एडिबल को मसला नहीं। आपके बगल में बदबू पास बैठा हुआ ना, वो बार बार यूं होता रहता है। मैं देखता रहता हूँ लोगों को, आप 2 कतरे लेके ऐसे मल लें, 24 घंटे तक यहाँ से बदबू नहीं आएगी। यानी कि बस आप डिओड्रेंट भी है, स्किन के लिए भी अच्छा है, पैरों के लिए भी अच्छा है, बैक के लिए भी यही है। बैक के लिए भी, बैक का दवाइयाँ भी हैं, लेकिन ये चीज़ आपको हर जगह काम आएगी। अच्छा, इससे बाल भी उगते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बोलूं, आप बालों में ऐसे हो गए आपके बाल? मैं इस्तेमाल बड़े खूबसूरत बाल हैं हाजी साहब। ये इस्तेमाल करता हूं। बड़ा मैं आपके बालों को देख के ना बड़ा जेलस हो रहा हूं। मैं आपको भी देके जा रहा हूं। अरे आप इनको भी दिखता है, बाल उतार के दे दें मुझे, तेल रखें। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब के साथ दोबारा वापस आऊंगी। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपने बताया कि ये कोविड भी पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं, टेस्ट करवाना जरूरी है। जैसे हम जानते हैं कि सब लोग टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, जितने महंगे महंगे टेस्ट होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी को लेट नाइट इतना हाई फीवर हो जाए, बच्चे को ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, तो इमरजेंसी में कैसे डील करना है? आप तो हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ड्यूरेशन तो लगता है ना टाइम का, घर में कैसे ट्रीट कर सकते हैं? फीवर उतारने के कुछ तरीके हैं बहुत अच्छे, कि आपने पहले तो देखना है कि फीवर है कितना। अगर 101 से ऊपर जा रहा है, तो या 100 से नीचे है या 101 तक है, पहले तो हमारे पास कुछ सिरप्स हैं, जैसे आइबुप्रोफेन है, मेफेनेफिक एसिड है, पैरासिटामोल है, ये आप दे सकते हैं। कुछ पैरासिटामोल की अभी शॉर्टेज थी, जो बहुत बड़ा एक फुकदान हुआ था, लेकिन स्टिल हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। साथ में आपने रात के वक्त अगर बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर है, किसी भी 24 आवर्स फार्मेसी से जाके पैरासिटामोल की सपोस्ट्रीज आती हैं। अच्छा, इसमें भी एमजीज होती हैं बच्चों की एज के हिसाब से? अगर 2 साल से छोटा है तो 125, 2 साल से बड़ा है तो 250 मिलीग्राम। 2 साल से बड़ा है 250 मिलीग्राम, 2 साल से छोटा है तो 125। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए, खुदा ना खास्ता बच्चों को अक्सर रात में हाई फीवर हो जाता है, तो ये काम आएगी, या घर में अपने फ्रीजर्स में रखें। बिल्कुल रख सकते हैं। मेरे एक पीडियाट्रिक थे, बड़े अच्छे हैं, मेरे फेवरेट हैं, सैयद रेहान अली। वो हमेशा कहते थे कि छोटी एज में बच्चों को कम से कम दवाइयाँ देनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए तो लास्ट स्टेज पे उनको दवाई ना दी जाए, क्योंकि उनके ऑफकोर्स उन पर रिएक्शन अच्छा नहीं होता है। और वो हमेशा से जो कहते थे कि जी तौलिया रखना शुरू कर दो, जो बेसिक आसान तरीके होते थे, टोटके होते थे, जो नानी अम्मा के जो सब करते आए हैं,
वही बड़ा अच्छा होता है। आप ऐसे क्या बच्चों के लिए मशवरा देंगे अगर ऐसा मसला हो जाए उन्हें? बात सही है, जो दादी इमन नानी इमन जो टोटके थे तो वो आज के इलाज से लाख गुना बेहतर, मैं काफी हद तक उससे साइड इफेक्ट नहीं है। राइट, देखें वो क्या इलाज थे हाजी साहब, कुछ बताएं उनके बारे में। पहली बात है कि अगर किसी की मरीज को बुखार नहीं उतरा, चाहे बच्चा जवान बूढ़ा है, आप अपने सामने ठंडा यह पानी रखें, बावजूद होके आप 33 से पढ़ें अलिफ लाम मीम, सुभान अल्लाह, अव्वल आखिर दूसरी पढ़ के उसे फूकें, उठें, बिस्मिल्लाह अल्लाह वक्त पढ़ें। लेकिन पहले ये सीखना ज़रूरी है आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। मैं आपको, अगर मुझे 1 मिनट देंगे मैं आपको काम की बात बता दूँगा। बताइए। आप पाँव के तलवे से छू करें पानी मारें, ठंडा पानी तलवे मारें, फिर तलवे के ऊपर मारें, फिर यहाँ से ऊपर आते आते सीने पे आएँ, गले पे इधर इधर सर पे आएँ, अब उसके बाद गर्दन पे पीठ पे बाद में जाएँ। ये जब ठंडे पानी के ये अमल करेंगे तो 1 मिनट के बाद चेक कर लेना कि पहला में क्या फ़र्क है, और वही पानी पिलाने के पानी पिलाने के लिए ठंडा ना हो, सादा हो, सादा पानी, 2 पानी रख लें, ठंडे गर्म रख लें, और ये 33 दफ़ा अलिफ लाम मीम पढ़ के उस पर फूंक दें, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बावजूद के बिस्मिल्लाह अल्लाह को पढ़ के तो ये करना, और पैरों से शुरू करना। डॉक्टर मेडिकली भी यही तरीका होता है कि पैरों से आपने शुरू करना है, वरना हम तो डायरेक्ट कहते हैं ना कि सर पे पट्टियां रखें या बहुत हाई फीवर है तो आप हाथ मुंह धुला दें। देखें, ये एक बहुत कदीम ज़माने की रिसर्च के था कि आपने ये टैप वाटर स्पंजिंग करते थे, बट स्टिल अब WHO FDA अब सब मना करते हैं कि टैप वाटर स्पंजिंग नहीं करें। अच्छा। क्योंकि इससे कई दफ़ा नमूनिया होने के असरात होते हैं। क्योंकि सीने पर अगर आपने पानी ठंडा लगा दिया जैसे लोग लगाते थे, उसमें नमूनिया बहुत सीवियर किस्म का फैल जाता था और इससे बहुत ज़्यादा कंजेशन फैल हो जाता था। कुछ लोग बहुत सारे दूसरे टोटके भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टिल इट्स, अब ये सारे ऑब्सोलीट हो गए हैं। अब कहते हैं कि नहीं, ये यूज़ नहीं करना है। फर्स्ट टू फाइंड इट आउट कि क्या मसला है, क्या इसकी चीज़ है, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर अगर नहीं उतरा विद इन फ्यू मिनट्स या फ्यू आवर्स, टू 6 ईयर्स से पहले इसको फेब्राइल फिट्स पड़ने के चांसेस हो सकते हैं। सही, फिट्स पड़ते हैं डॉक्टर इब्राहिम, आप जिस इंडस्ट्री को यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक इंटरनेशनली ओपियोइड क्राइसिस के बाद ये वाजे हो गया है कि फार्मास्यूटिकल आपके दोस्त नहीं है मेरी नज़र में। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फार्मास्यूटिकल्स। ये सिर्फ और सिर्फ एक, मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्मास्यूटिकल की बात नहीं है, बट स्टिल इट्स अ जेन्युइन फैक्ट। वरना तो ना डॉक्टर होता है, ना हॉस्पिटल होता है, ना इलाज होता है। और अब आपको बात बताऊं कि जितनी भी आप घूम के गोल घूम के चले जाएं, चाहे वो होम्योपैथिक हो, एलोपैथी हो, everyone has to go towards allopathic. I don't think so कि कभी भी दूसरे तरीके से इलाज, alternative treatments of course हैं दुनिया में। डॉक्टर साहब सच्ची बताऊं, मेरे को बुखार होता है तो ना मेरे को बुखार की दवाई लेता हूँ, ना जुकाम होता है ना जुकाम की दवाई लेता हूँ, मैं सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, उससे मैं सही हो जाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस डिपेंडेंसी से बच गया हूँ मैं अपनी जिंदगी में कि जब बीमार होता है ना आदमी, यार ये पता लेकर आओ, ये गोली लाओ, वो गोली, डॉक्टर को टेस्ट वेस्ट, मैं सबसे आजाद हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। हाजी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आपकी बात अलग है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, आपकी बात अलग है, लेकिन स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द पीडियाट्रिक्स में यू कांट टेक एनी रिस्क। सही, ट्रू। कभी भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको खुदा ना खास्ता अगर आप थोड़ा सा भी नेग्लिजेंसी करेंगे तो आपका बच्चा आपके हाथ से जा सकता है। हाँ, सही बात है। ऑफ कोर्स हम इतने बड़े चैनल पे बैठे हैं तो वी कांट टॉक अबाउट कि हम इसको प्रिकॉशनरी कोई चीज़ ना करें और आप कहें कि हम ये नहीं करेंगे और हम ये चीज़ें करेंगे तो ठीक हो जाएगा। और मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर भी ऐड करना चाहूँगी, जितने लोग भी हमें घर पे देख रहे हैं, प्लीज़ आपने डॉक्टर का ट्रीटमेंट जारी रखिए, साथ साथ आप जो भी इलाज करवाना चाहते हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो या फिर आपका होम्योपैथिक हो, उसको भी जारी रखें, लेकिन डॉक्टर का इलाज लाजमी जारी रखें, क्योंकि ये तमाम जो दवाइयाँ होती हैं मेरे ख्याल से की हिकमत की, ये थोड़ा स्लो प्रोसीजर होता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि डॉक्टर का इलाज सोच समझ के जारी रखें, क्योंकि हर डॉक्टर आपका दोस्त नहीं होता। पाकिस्तान में बहुत सारे नीम हकीम भी हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी हैं, ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती, दुकान खोल के बैठे होते हैं। सोच समझ के डॉक्टर का इंतखाब करेंगे। बहुत सारे डॉक्टर्स फार्मास्यूटिकल से पैसे लेके दवाइयां लिख के देते हैं। आर्गुमेंट करेंगे, लेकिन फिलहाल खेल के मैदान से कुछ खबरें ले लेते हैं। तला, इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं जो हमें हमेशा अपडेट करते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय हरीफ से टकराएगी हमारी पाकिस्तानी टीम, लेकिन संडे को खदशा है कि जनाब बारिश हो सकती है। अब बारिश होगी नहीं होगी तो शायकीन की दुआओं पर डिपेंड करता है, मौसम की सूरत हाल पर डिपेंड करता है। जमील हमारे वैसे नुमाइंदे नहीं है, मैं तजिया देंगे। इकबाल साहब थैंक यू, आप अपना कीमती वक्त हमें देते हैं। चलें जी, इकबाल जमील नुमाइंदा बना दिया वैसे आपको। मैंने कहा शायद हमारे रिपोर्टर, क्योंकि 2 दिन से तो बाकरी साहब भी हो रहे हैं ना हमारे साथ, तो मुझे पता नहीं था कि जमील साहब हमारे साथ। इकबाल जमील साहब, बड़ा टाकरा है जी संडे को, क्या तैयारियां की आपने? आप कहाँ मैच देखने जाएंगे जनाब? ये आप जो बड़ा टाकरा कह रहे हैं ना,
नेचर इसमें बीच में आ गई। 95% अभी मैं प्रिडिक्शन देख रहा था, 95% चांसेस आर हेवी रेन आए और रियली इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट। और सारी बात यह है कि इसमें कोई रिजर्व डे भी नहीं है, कोई रिजर्व डे नहीं रखा और मैच के रिजल्ट के लिए एटलीस्ट दोनों टीमों को 5 ओवर्स खेलना जरूरी है। तो इट्स गोइंग टू बी अ रियली बड़ी मतलब एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो गई है। लोगों ने मतलब टिकट खरीदे हुए हैं, बुकिंग कराई हुई है, लोगों ने प्लान किया संडे है एक पिकनिक के तौर पे और उसका नाम क्या ऑर्गेनाइज किया हुआ कि घरों के अंदर आएंगे, स्क्रीन के अंदर देखेंगे और शायद बात ये है। लेकिन इससे ये दूसरी जाने खबर ये है कि शान मसूद के सर में चोट लग गई है जनाब। अपने ही उसका नाम क्या देखा जो तीर खा के कमीगाह की तरह अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। नवाज साहब नेट पे प्रैक्टिस कर रहे थे, वो एक सर लगी है, उनके सर पे गेंद लगी है, बहुत बुरी तरह वो बैटिंग कर रहे थे, उनको हॉस्पिटल लेके गया है। तो ये कंटेक्शन है। अब ये देखिए कि क्या रिजल्ट क्या आता है। लेकिन बहरहाल ये टीमें अगर देखें दोनों तो मतलब इट्स गोइंग टू बी मतलब काफी एशिया कप के बाद जो लगातार पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ, उसके बाद ये एक बड़ा टाकरा था। इंडिया बूम नजर आ रहा है, उनके बैट्समैन बड़े बूम नजर आ रहे हैं, रोहित शर्मा, और दूसरी जानिब हमारे पाकिस्तान की तरफ जनाब बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी वापस आ गए। एक अच्छा मैच होने जा रहा था लेकिन नेचर के आगे तो कोई नहीं जीता ना, नेचर से कोई नहीं जीता, तो इसीलिए नेचर से नहीं। अब दुआ करें, क्रॉस योर फिंगर्स के वेदर पीपल आर गोइंग टू वॉच इट और नॉट। अगर शॉर्टर फॉर्मेट का गेम हुआ, तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में डिसएडवांटेज होगा। अल्लाह ना करे कि गेम हो, अगर ये गेम हो तो पूरा हो जनाब, वरना ये नहीं कि वैसे ही T20 है, 20 ओवर्स का गेम है, इससे ज्यादा शॉर्ट तो नहीं हो सकता। तो आई थिंक सो इट्स गोइंग टू बी ए वेरी वाइटल फॉर पाकिस्तान इन द कमिंग डे। पाकिस्तान का पूल बड़ा हल्का सा है, इंडिया है, इसमें साउथ अफ्रीका है, बांग्लादेश है, तो मतलब पाकिस्तान कैन मूव टू सेमीफाइनल। अच्छा, जो आईसीसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से जतोई साहब ये है कि स्पेयर डे जो उन्होंने रखा हुआ है ना, वो सेमीफाइनल्स और फाइनल के लिए रखा हुआ है। और ये इतना बड़ा मैच, 80,000 का स्टेडियम, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, तमाम टिकट सोल्ड आउट कंप्लीटली 1 महीना पहले। और अगर रेन आ जाती है तो देयर वोंट बी एनी लेट अप। जनाब अपने घर को जाओ, चिप्स खाओ, कॉफी पियो और घर को जाओ और दुआ करते रहो। इकबाल भाई, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी दुआ कर रहे हैं कि बारिश ना हो, भारतीय दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो। भारत एशिया कप से भी भाग रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है। अगले साल फिर भारत में वर्ल्ड कप भी है, उसकी धमकी भी दे रहा है। हमारे पास भी वर्ल्ड कप होने वाला है अगले साल। गंगूली चले गए हैं, बक्स बनी जैसे मिस्टर बिनी आ गए हैं। व्हाट इज द सिचुएशन इन योर व्यू सर? देखिए जो थी आपकी बड़ी गहरी नजर है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए जो बीसीसीआई है ना, एक्चुअली एक अजीब मसला है कि इंडिया इट्स अ बिग मार्केट, आईसीसी को भी उसने प्रेशर में लिया हुआ है। देखिए एक मैच होता है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं कि एक मैच होता है बिटवीन जिम्बाब्वे एंड इंडिया इन बेंगलोर, और एक मैच होता है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वैसे ट्रेडिशनल राइवल्स हैं जैसे पाकिस्तान और इंडिया है, और ये मैच होता है लॉर्ड्स में। लेकिन मार्केटिंग पॉइंट्स के लिहाज से, ब्रॉडकास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेंगलोर के मैच को ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिलेगी, इसलिए कि वहां गेट बनी है, लोग हैं, क्राउड है, लोग ज्यादा है, तो इंडिया ने ये किया। और दूसरी बात है कि जो एशिया कप के बाद और इंडिया की हमेशा रवायत रही है कि खाम खाए में एक वो कहते हैं मेंगनी डालना, वो मेंगनी डाल देते हैं दूध के अंदर कि जनाब हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं ट्रैवल करेंगे? दुनिया की तमाम टीमें आई हैं, आप कौन से, आप भी एशियन हैं, आपकी भी स्किन हमारी तरह ब्राउन स्किन है, आप कोई अल्लामा नहीं है, और ना है तो ना है यार, ठीक है, मत आए। एशिया कप कैन गो विदाउट इंडिया, लेकिन यहाँ पीसीबी शुड हैव कम अप विद अ ग्रेट स्टैंड, आउटस्टैंडिंग स्टैंड लेना चाहिए था उनको, साफ क्लियर कट कहना चाहिए था। Asia Cup can go without India, can the World Cup go without Pakistan, इकबाल साहब? देखिए वर्ल्ड कप 2023 एक बड़ा इवेंट होता है, इंडिया के अंदर है, और मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए, टिट फॉर टैट करना चाहिए, जाके उनको शिकस्त देना चाहिए, वहां उनको हराना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हम तुम्हारे मैदान में तुम्हें शिकस्त देंगे, तुम्हारे मैदान में तुम्हें घसीटेंगे, तुम मत आओ। लेकिन हम क्रिकेट में, स्पोर्ट्स के अंदर तुम ये इस टाइप की चीजें लेके आते हो यार, कमाल की बात है। स्पोर्ट्स तो गुडविल, हार्मनी क्रिएट करता है, प्यार मोहब्बत क्रिएट करता है, एक फाइटिंग स्पिरिट ज्यादा है, और तुम वहां के अंदर पॉलिटिक्स ले आए। डिप्लोमेसी करने के लिए बहुत है भाई, बहुत वक्त पड़ा है, सारी जिंदगी पड़ी है, सारी जिंदगी आपने डिप्लोमेसी की है,
Come on, Nader. Thank you so much इकबाल साहब, वाकई पूरी जिंदगी पढ़ी है आप, क्रिकेट में भी आप, स्पोर्ट्स में भी, जो डिप्लोमेसी ले, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए आपको बयान देने से। जय शाह साहब, थैंक यू सो मच। इकबाल साहब, आगे बढ़ेंगे अपने शो में, अब अतला एक बात करेंगे, एक जिक्र करेंगे एक बच्ची का जी, जो एक बीमारी में मुब्तला हैं, ज़ैनब नाम है उनका, और ये हमारा सेगमेंट होता है बोल आवाम के साथ, तो उस पर हम उनकी वादा से बात करेंगे कि ज़ैनब वो बच्ची हैं जिसको इस वक्त हम सबकी दुआओं की ज़रूरत है, और हमारे दोनों माहिरीन डॉक्टर हकीम साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं इनसे ही मशवरा लेना चाहूँगी। जी बताएंगे, उनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब की, तो प्लीज़ हम ज्वाइन कर चुके हैं। गैर मामूली बीमारी का शिकार है बच्ची, और पाकिस्तान में अब तक इसका कोई बेहतरीन इलाज तलाश नहीं हो सका है। ज़ैनब के वालिदैन उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उनकी बच्ची का कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इलाज ज़रूर हो जाएगा, और शायद ऐसे कुछ लोग होंगे, ऐसे कुछ तबीब होंगे, ऐसे कुछ डॉक्टर्स होंगे जिसकी वजह से ये इलाज मुमकिन होगा। और जो मुझे बताया जा रहा है बच्ची के शायद 2 सर हैं। 2 सर हैं, ऐसा ही है, देख सकते हैं हम स्क्रीन पे। इनकी वालदा का नाम अमरीन है, जीशान इनके वालिद साहब का नाम है, दोनों में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को, आप बताएंगे बच्ची के साथ मसला क्या है? अल्लाहु अकबर, जॉइंट हेड्स। जी जीशान साहब बताइएगा बच्ची की उम्र कितनी है, और आप कहाँ कहाँ गए हैं, कौन कौन सा दरवाजा खटखटाया और कोई जवाब ना मिला? जीशान साहब आपसे पूछ रहा हूँ, आवाज बहुत कम हो गई। जी जीशान साहब बताइए, बच्ची के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ कहाँ इलाज कराया, बताइए, इस वक्त आप ऑन एयर हैं। अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले तो मैं बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, जो कि इस वक्त हमारी आवाज़ बना, क्योंकि इस वक्त ये समझ लें कि जो बच्ची है मेरे पास है, जो इस वक्त एक इलाज का मुंतज़िर है, जो कि हमने पूरे पाकिस्तान में, यानी कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आगा खान, लियाकत नेशनल, ताज कॉम्प्लेक्स, जितने भी बड़े जिना गवर्नमेंट, सारे हॉस्पिटल में हम बिल्कुल समझ लें आके बिल्कुल थक के बैठ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं इसलिए बोलूँ उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने ये समझ लें इस वक्त हमारे को एक ऐसी सपोर्ट दी है कि हम आपको बता नहीं सकते, हमारे पास अल्फाज नहीं है। डॉक्टरों ने क्या बोला? जिन डॉक्टरों के पास गए आप, डॉक्टरों ने क्या बोला? जीशान, डॉक्टर से क्या जवाब मिला? जहां जहां आप गए लोगों ने क्या बोला है आपको बच्ची के बारे में? देखिए डॉक्टर्स में तो ये समझ लें कि अभी मैं तकरीबन ज़ैनब के केस तो 5-4 शुरू से, यानी कि पैदाइश से ही इन्होंने हमें बोल दिया था कि इसका इलाज नहीं है ना, इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है, मगर इसके बाद भी अभी यकीन करें, यानी कि एक्सपर्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं जीशान साहब, हम इनसे पूछते हैं। डॉक्टर इब्राहिम, हाउ डू यू सी दिस केस सर? बेसिकली दिस इज एन मैक्रोसेफेली, मतलब सर बड़ा है इसमें, और सर बड़ा है कि 2 सर हैं? ये मुझे एक ही सर दिख रहा है। हाँ वो एक है, लेकिन वो ऐसे लग रहा है कि वो देखें वो डिवाइड हो गया 2 सर्कल्स में। अच्छा, अगर फुल पे हम बचा सकें ताकि डॉक्टर साहब बेहतर देखें, क्लियरली देख सकते हैं। इफ यू कुड सी कि ऐसे लग रहा है कि ऐसे 2 डेवलप हो रहे थे, फिर एक डेवलप हुआ। डॉक्टर साहब, दिस इज अ हेड कमिंग आउट ऑफ द हेड। हाँ, बेसिकली अगर 2 सर हैं तो इसके मतलब ये है कि इट्स द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जब ब्रेन डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स हैं, तब सिटी स्कैन में उनको जब या एमआरआई कराया होगा तो पता चला होगा कि जो ब्रेन के जो सेरिब्रल हिस्सा है या सेरिब्रम का हिस्सा है, ये दोनों डिवाइडेड है। अगर डिवाइडेड है तो ये इसको सेपरेट नहीं कर सकते हम, और इसका इलाज वैसे तो अगर देखा जाए तो इससे नामुमकिन का बात है कि इसको मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ब्रेन में कोई भी एबनॉर्मलिटी है, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड, और ये सर्जरी के साथ भी ठीक नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई कहता है कि जैसे ये लिख रहे हैं कि भारत में मुमकिन है, तो आई डोंट थिंक सो कि भारत में मुमकिन है, क्योंकि इस सिचुएशन में बच्ची इस एज में इसने सेरेब्रल पैल्सी डेवलप कर ली है, क्योंकि देखें इसके माइलस्टोन्स भी हैं, उसके माइलस्टोन भी बिल्कुल डिलेड हैं, और साथ में जो है इसके प्रेशर्स ऑफ आइज़ जो है वो भी डाउन है, सनसेट है। तो एक तो प्रेशर ऑफ द हाइड्रोसेफेलस भी ज़्यादा है, इसका हो सकता है ब्रेन में पानी भी हो उसके साथ। ऐसी कंडीशन में सर्वाइवल चांसेस इसमें क्या होंगे? डिपेंड के देखें, जब तक के रिस्पायरेटरी सेंटर पे जाके वो हाइड्रोसेफेलस या वो ब्रेन का इफेक्ट नहीं होता ना, जब तक तो एक इंसान सर्वाइव करता है, और स्पेशली अल्लाह ताला की मर्ज़ी जब तक है कि उसकी सर्वाइवल, तब तक तो है। लेकिन सेरेब्रल पैल्सी वाले जो भी पेशेंट्स होते हैं उनकी सर्वाइवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट क्राइसिस ऑफ पेरेंट्स बहुत सबसे ज़्यादा है। इसका सबसे बड़ा दुख तो पेरेंट्स को है। हकीम साहब जी, आप क्या कहेंगे? मुझे 1 मिनट दे देना, मैं बात करूँ। जी हाजी साहब, इसमें बात बिल्कुल काटने नहीं, बिल्कुल नहीं काटने। ये जो डॉक्टर साहब ने बात की, बात अपनी का सोफी सही है, बिल्कुल। ये
गलती ना करें, जो रास्ता मैं बता रहा हूँ वो अल्लाह को जाता है, मैं भी वहीं जाता हूँ। सुभान अल्लाह। हर मुसलमान का रास्ता अल्लाह के पास सुभान अल्लाह। ये बात 100% गलत है कि वहाँ जाके ठीक होंगे इस ऑपरेशन में। मैं आपको कई मसाले देता हूँ। मैं सबसे पहले तो अल्लाह के पास जाने का तरीका सीख लें। 7 दिन तक इसके माँ बाप 2 नफल पढ़ के दुआ मांग के सो जाएं कि अल्लाह तू मुझे हदायत दे कि इसका इलाज कहाँ बेहतर है। 7 दिन में जो भी ख्वाब देखें लिख रहे हैं, 8वें दिन मुझसे पूछ रहे हैं या आपको बोल दे, आप मैं कनेक्ट करवा दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह दे कि आप यहाँ जाओ ठीक है, तो फिर तो चले जाएँ, लाखों खर्च करें या करोड़ों खर्च करें। लेकिन अल्लाह मना करते तो ऐसे आपको मैं कई मसाले देता हूँ। मेरे जानने वाली उससे इंग्लैंड में उसको कुछ हो गया था, तो यहाँ पाकिस्तान उसकी बेटी इंग्लैंड में, उसने बोला, डॉक्टर ने बोला 100% लाजवाब से उसकी डेथ बॉडी आई। आप हमारे जितने मशहूर कोआल कौन सा था वो गए थे, वो बोला कि इसका इलाज है, क्या वापस जिंदा आए। ऐसे हज़ारों मामले हैं जहाँ इस शौक से जाते हैं कि वहाँ ठीक होगा, लेकिन वहाँ से डेड बॉडी आती हैं। लेकिन जो चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखने वालों को कहना चाहता हूँ, सुनने वालों को, आप किसी की ना माने, मेरी इनकी किसी की ना माने, अल्लाह की माने, सिर्फ अल्लाह की माने। सुभान अल्लाह। मेरे पास जितने लोग आते हैं मैं सबको अल्लाह के पास भेजता हूँ, सुभान अल्लाह, और वहाँ सबको फायदा होता है, नुकसान किसी का नहीं। चले हाजी साहब, मैं आपको इस पेशेंट से इंशाल्लाह कनेक्ट करूंगा, और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के नाम में यकीनन इतनी बरकत है कि वो वही है जो या शाफी है, उसके नाम से शिफा है। ये कराची में ही है। प्रोड्यूसर साहब, निशान एंड इनकी फैमिली कराची में ही है पेशेंट इस वक्त? विल करे कराची में ही है। हाजी साहब आपसे कनेक्ट करवा लेंगे इंशाल्लाह। बच्ची को लेके मेरे पास है, मेरा कोई दावा नहीं है, मेरी कोशिश है, लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन है कि इंशाल्लाह कोई बेहतरी होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि तलहा आप इस बात को आप अपने पूरा में कंटिन्यूज रखो कि आप अल्लाह के पास जाओ। जो भी मामला है, इससे एक नहीं, शादी का मामला अल्लाह के पास है, उससे पूछो। आप जिंदगी कारोबार करना अल्लाह के पास जाओ, आप प्रॉपर्टी खरीदने अल्लाह के पास जाओ, आप दुनिया कोई भी काम कर रहे हैं अल्लाह के पास जाओ। आप जा रहे हैं अमेरिका पढ़ने के लिए, मिसाल दे रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ, पहले मुझे अल्लाह के पास जाना है। बेशक हमें हर बात के लिए सारे मसलों का हल हमारा बहुत बहुत शुक्रिया हाजी दीन मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इब्राहिम, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। यकीनन आप लोगों की बदौलत ही हमारे मुल्क में बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि जिस पेशेंट के लिए हमने आवाज, अल्लाह ताला उस बच्ची को शिफा दे, और हम यकीनन अपना हिस्सा डालते रहेंगे, अपनी कोशिश करते रहेंगे। और ये हमारा आज का सेगमेंट था। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी, तब हम बात करेंगे विजन 2040 की। विजन 2040 है क्या, ये पहले अपने शोज में हम आपको बता चुके हैं। कमांडर सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट, और उसमें रिटायर्ड कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब का एक ऐसा ख्वाब, जो ख्वाब उन्होंने देखा है अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, आने वाली यूथ के लिए। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ सब लोग रहना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं भी चाहती हूँ कि काश मुझे भी यहाँ पे घर मिल जाए। तो कमांडर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हमने आपको बताया कि ये कैसे इनका विजन 2040 एजुकेशन के ऊपर और कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट पे काम करेगा। लेकिन आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे, जो कि है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये विजन 2040 इकोनॉमिक ग्रोथ पे कैसे हेल्पफुल रहेगा, ये बात हम जानेंगे। कमांडर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप कमांडर साहब? कमांडर साहब, ये आपके विजन 2040 में इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक प्रोग्राम है, बहुत है। तो ये कैसे आपने डिज़ाइन किया है, कैसे प्लान किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब हमने इस मॉडल को प्लान किया, विजन 2040 के मॉडल को, तो उसमें हमने देखा कि लोग तो इसमें आ जाएंगे और इसमें बस भी जाएंगे, लेकिन उनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ हमने कैसे लेके जाना है। तो उसके लिए हमने एक स्पेशल मॉड्यूल बनाया कि जो लोग भी कमांडर सिटी में आएंगे, उनके नंबर्स को देखते हुए हमने जॉब क्रिएट करनी है, हमने बिजनेस में उनको ग्रूम करना है, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। इसलिए हमने एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन रखा हुआ है कमांडर सिटी में। स्मॉल इंडस्ट्रीज से हम स्टार्ट ले रहे हैं और ग्रेजुअली हम लार्ज इंडस्ट्रीज पे जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे तो जॉब्स कहाँ से आएंगी। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सिटी है, इसका हर मॉडल,
इस वक्त तो हमने कराची से स्टार्ट लिया है मोटरवे से, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जब हम इसको फैलाएंगे तो हर मॉडल सेल्फ सस्टेन्ड होना चाहिए। सेल्फ सस्टेन्ड का मतलब है कि वो अपना पैसा खुद जनरेट करे और उसको किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो भी हमने कमर्शियल्स प्लान किए हैं कमांडर सिटी के अंदर, वो इस तरह से प्लान किए हैं कि वो इतना पैसा जनरेट करें कि हम सब्सिडी दे सकें लोगों को। जिस तरह आज जब मार्केट में 40 रुपये 45 रुपये यूनिट बिजली है और सब लोग परेशान हैं, हम 25 रुपये यूनिट दे रहे हैं। हो सकता है 2025 में हम 10 रुपये यूनिट बिजली दे रहे हैं और कम करेंगे। हमारी हर चीज, हम तो हमेशा कहते हैं गुजरते वक्त साथ महंगाई बढ़ेगी। नहीं, कमांडर सिटी में गुजरते वक्त के साथ महंगाई ने कम होना है। उसकी वजह यह है कि हम सब्सिडीज को इंक्रीज करेंगे और यही एक स्टेट का काम होता है कि लोगों को कंफर्ट देने के लिए वो ऐसे वसाइल जो है वो बरूए कार लाए, ऐसी इंडस्ट्रीज लगाए, ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आए जो इनकम जनरेट करें ताकि वो लोगों को मैक्सिमम सब्सिडी दे सकें। ठीक है, तो हम हर चीज़ सस्ती करेंगे कमांडर सिटी में 2025 तक। जब ये मॉडल लोगों के सामने आएगा तो इंशाल्लाह हम अपने कमर्शियल वसाइल से इतना पैसा जनरेट कर रहे होंगे कि वहाँ गरीब की ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। यहाँ मैं पूछना चाहूंगी आपसे कमांडर साहब कि आपका दावा है कमांडर सिटी में रहने वाले जितने भी रिहायशी हैं और जितने भी गरीब हैं उनकी नस्लें आगे गरीब नहीं होंगी, तो वो कैसे? देखें, यही तो असल चीज़ है जो हम वहाँ कर रहे हैं कि वहाँ जो भी मजदूर या जो भी गरीब लोग आ रहे हैं, हर घर से मैं एक बच्चे को पिक कर रहा हूँ। और ज़िंदगी बदल दो यूथ प्रोग्राम हमने रिसेंटली शुरू किया है जिसके 2 बैच निकल चुके हैं। ठीक है, तीसरा बैच अभी हमने कंक्लूड किया है और ये मुसलसल इनकी ग्रूमिंग होती रहेगी और हम इनको बिजनेसमैन बना रहे हैं और 5 साल में हर बच्चे को हम करोड़पति बना रहे हैं। हर बच्चे को, चाहे वो मजदूर का बच्चा है, चाहे वो जो भी वहाँ के रिहायशी हैं, उनके हर घर से हम एक बच्चा पिक कर रहे हैं। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जितने लोग कमांडर सिटी में शिफ्ट हों वो अगले चंद सालों में करोड़पति और अरबपति बन जाएं, ताकि ये इकोनॉमिकली अगर ये ग्रो करेंगे लोग, ठीक है, तो फिर ही हम दुनिया पे छा सकते हैं। ठीक है, खाली जेब हाथ में कशकोल लेके हम कभी भी कौम नहीं बन सकते। ठीक है, अगर हमने कौम बनना है तो फिर हमें ये इकोनॉमिक्स वॉर है, ये इकोनॉमिक्स वॉर का दौर है। ठीक है, अब वो कन्वेंशनल जंगें ख़त्म हो गई हैं। अगर किसी मुल्क को तबाह करना होता है तो इकोनॉमिकली तबाह किया जाता है। इस वक्त वो दौर चल रहा है। ठीक है, तो हम क्यों ना अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें इकोनॉमिकली कि जब हम आंखों में आंखें डाल के किसी से बात करें तो हमारी टांगें ना कांपें। कांपे ना टांगें, अब ये जुमला ये अच्छा लगता है, कांपे ना बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं एम्पावर कर रहा हूँ, मैं औरतों को एम्पावर कर रहा हूँ, मैं बच्चों को एम्पावर कर रहा हूँ। कमांडर सिटी के अंदर जो आ रहा है मैं उसको एम्पावर कर रहा हूँ। हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दोनों लेडीज़ के लिए अलग हैं, वुमेन एम्पावरमेंट मॉड्यूल्स अलग हैं। हम इंटरेस्ट फ्री लोन दे के औरतों के बिजनेस सेट करते हैं। हम वहाँ पे अभी अपने ब्रांड लेके आ रहे हैं, हम कपड़ों का ब्रांड ला रहे हैं, पानी का ब्रांड ला रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे इसी साल काम शुरू कर रहे हैं। वहाँ एक तो जॉब मिलेगी, एक अच्छी चीज़ कौम को मिलेगी। जब हम आउटलेट्स बनाएंगे पूरे पाकिस्तान में और अपने बिजनेस को फैलाएंगे तो यकीनन खुशहाली आएगी। और इसी तर्ज पे अगर गवर्नमेंट काम करना शुरू कर दे तो मेरे हाल अगले चंद सालों में ये मुल्क जन्नत बन सकता है। अच्छा कमांडर सर, आपने कहा कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं? देखिए, तकरीबन आधी आबादी तो हमारी ख़वातीन की है। फिर दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, अगर आप उनका जायज़ा लें तो औरतें मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। बल्कि मैं कहूँगी उनसे कदम आगे निकलती जा रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखें तरक्की मुमकिन नहीं है आजकल के इतने मुश्किल हालात में। अगर एक फ़र्द काम करेगा और 6-8 लोग खाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी वो वाला दौर है नहीं, आज 15-20 साल पहले। इसलिए हम ख़वातीन एम्पावरमेंट पे स्पेशल फोकस कर रहे हैं। एक तो मैंने बताया कि हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं ख़वातीन को, हम इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं ताकि वो अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकें। और दूसरी तरफ हम एक IT सेंटर भी कायम कर रहे हैं जहाँ पे ख़वातीन और बच्चे कंप्यूटर पर बैठ के पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करेंगे और डॉलर्स कमाएंगे इंशाल्लाह।
और ये इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह इसी साल 2022 के दिसंबर तक हम इसको फंक्शनल कर रहे हैं। और ये आप अभी कुछ चंद महीनों बाद दिसंबर जी इसी 22 के एंड में हम इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और फंक्शनल कर रहे हैं। और वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनर्स हम लेके आ रहे हैं जो प्रॉपर ट्रेन करेंगे वहाँ के ख़वातीन को, ताकि उनके पास जो स्पेयर टाइम है वो बजाय वो गपशप लगाने के या वेस्ट करने के गॉसिप्स करने के वो एक जगह बैठें और तिजारत करें पूरी दुनिया के साथ। आजकल ऑनलाइन देखें, इंडिया बहुत आगे इसमें जा रहा है, बांग्लादेश तक बहुत आगे चला गया है इसमें, तो हम आईटी में बहुत पीछे हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न जो तरीक़ेकार है वो सारे हम कमांडर सिटी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हम जितना खुशहाल लोगों को कर सकते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे अलग काम हो रहा है, आईटी सेंटर्स पे अलग काम हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट पे अलग काम हो रहा है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पे अलग काम हो रहा है। ये सारे फैक्टर्स ओवरऑल इकोनॉमिकली हर शख्स को जो है वो ऊपर ले जाएंगे और एक बेहतरीन मुआशरा कायम होगा। बेशक, कोई डाउट नहीं है इस बात में। अच्छा कमार साहब, आपने बताया कि आप आईटी सेक्टर जो है वो स्पेशली वुमेन को एम्पावर करने के लेके आ रहे हैं, तो अगर कोई मेल आना चाहे इसमें तो ये आ सकते हैं? ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है। अगर हम आईटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें टाइमिंग्स हम अलग अलग रख सकते हैं, खवातीन का अलग या मर्दों का अलग, लेकिन ये जो आईटी सेंटर हम बना रहे हैं ये तो सबके लिए है, ये तो सबके लिए है। ये बच्चे भी जो अपने फारिग वक्त में यहाँ पे अपने हॉलीडेज पे वो पैसा कमा सकते हैं आके, और एक प्रॉपर निज़ाम के तहत उनकी ट्रेनिंग होगी प्रॉपर। पहले उनका हम स्किल डेवलप करेंगे, उनको बिजनेस सिखाएंगे और उसके बाद उनको मॉनिटर करेंगे और वो बिजनेस करेंगे। तो ये सब के लिए है, जितने भी रेजिडेंट्स हैं कमांडर सिटी के, ये उन सब के लिए, उन सब के लिए। अच्छा, आप इंडस्ट्रियल जोन की बात कर रहे हैं कमांडर सिटी के, उसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। देखिए, कंप्लीट इंडस्ट्रियल जोन जो है वो हर शहर में हम अपनी प्लान में हमने उसको इसलिए रखा है कि हम दुनिया की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट देंगे, एक सेफ़ एनवायरनमेंट देंगे ताकि फॉरेनर्स यहाँ आके काम कर सकें, और फिर हम चाइना से, जापान से और मुख्तलिफ़ मुल्कों से इंडस्ट्रीज़ को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे लोग उनको काम मिले जो इस वक्त दुनिया में बिखरे हुए एज ए सेकंड ग्रेड सिटीजन वो दूसरों मुल्कों में जाके काम करते हैं तो उनकी वो इज्जत नहीं होती कभी भी। वो हमेशा सेकंड सिटीजन ही रहते हैं। जी बिल्कुल, हमेशा वो वही रहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि मुल्क में तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं। तो हम थ्रू इंडस्ट्रियल जोन इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे कि इंशाल्लाह बाय 2040 मैं नहीं समझता कि किसी पाकिस्तानी को ज़रूरत होगी कि वो मुल्क से बाहर जाके काम करे। हम इतनी जॉब्स इंशाल्लाह क्रिएट कर लेंगे। वाओ, ये तो बहुत बड़ी बात है। कमार साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ कि मैं कैसे कमार सिटी के प्रोजेक्ट में घर ले सकती हूँ? देखिए, कोई भी बेहतरीन आपका कमार सिटी का प्रोजेक्ट है कि कोई भी चाहेगा, कौन, मैं कहूँगी कि कौन ऐसा शख्स होगा, मुझे कोई ढूंढ के दिखा दें जो ऐसे सुनहरे अपने फ्यूचर में नहीं जाना चाहेगा, अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं संवारना चाहेगा। बहुत आसान है घर लेना, हम तो घर क्रेडिट पे देते हैं, हम घर पहले देते हैं, पैसे बाद में। अब 40 मंथ स्कीम ले सकती हैं, 40 महीनों में पेमेंट पे घर ले सकती हैं, और जितने में प्लॉट नहीं मिलता एक डेवलप्ड सोसाइटी में उतने में हम घर देते हैं। हम 50 लाख में बंगला देते हैं, वो भी क्रेडिट पे। आपको 3.5 साल पे या 40 महीनों में पेमेंट करनी है, घर हम पहले दे देते हैं, ठीक है। इस तरह कोई नहीं करता, ठीक है। हम 120 गज का जो विला है वो इस वक्त तैयार 75 लाख का हम दे रहे हैं, लेकिन पेमेंट आपको 40 महीनों में करनी है, ऐसा कोई नहीं करता। 75 लाख का विला तैयार, वो भी 40 महीनों में पेमेंट करनी है, विला पहले ले लेना है। देखिए, आप कम से कम 20 लाख किराया बचा रही है। एग्जैक्टली, आप फौरी शिफ्ट हो सकते हैं, आप फौरी शिफ्ट हो सकते हैं, आपको फौरन हैंडओवर कर दिया जाएगा, और इतने कम पैसों में, इतने सस्ते में कौन घर देता है आज के ज़माने में? कॉर्नर साहब, आप इस वक्त 350 से ज़्यादा फैमिलीज हमारे सिटी में रह रही हैं और सब क्रेडिट पे रह रहे हैं। क्या बात है अभी कॉर्नर साहब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो आपने कहा कि जितने भी लोग रिहायशी वहाँ पे रह रहे हैं और जितने भी प्रोग्राम्स आपके चल रहे हैं इस वक्त कमार सिटी में, आप इंडस्ट्रियल जोन की बात, आईटी सेक्टर की बात करी, आप एजुकेशन की बात की, तो ये इन तमाम लोगों के लिए फ्री है या फिर ये इसमें कोई अलग से चार्जेस हैं, कुछ फीसेस हैं या कुछ एडमिशन फीसेस हैं? देखिए, जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए तमाम चीज़ें फ्री हैं। जो बेसिक फ़ी वो दे रहे हैं, 1500 रुपये से वो फ़ी स्टार्ट हो रही है, जैसे मैंने बताया था लास्ट प्रोग्राम में। तो उसके अंदर बच्चे की जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो सब फ्री हैं।
इवन जो शाम के स्पोर्ट्स हैं उसमें भी हम कुछ चार्ज नहीं कर रहे। बच्चों को तीरंदाजी सिखा रहे हैं फोकस इंप्रूव करने के लिए। हॉर्स राइडिंग मस्ट है सारे बच्चों के लिए, ये स्कूल में स्विमिंग मस्ट है सारे बच्चों के लिए। उसके कोई इजाफी चार्जेस हम बच्चों से नहीं ले रहे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के तो कितने चार्जेस होते हैं? नहीं, हमारे बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए फ्री हैं। हाँ, रेजिडेंट्स के लिए हमने नॉमिनल से चार्जेस रखे हैं, मतलब 1000 से 2000 रुपए महीना, मतलब इससे ज़्यादा नहीं। उसमें आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, उसमें आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, तीरंदाजी कर सकते हैं। फिर स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी सहूलतें वहाँ पे हमने कायम की हैं। बेहतरीन गार्डन्स हैं, बेहतरीन वॉक करने की जगह हैं। एक समझ ले कि इस दुनिया पे एक जन्नत हम बना रहे हैं इंशाल्लाह 2025 में। ये बिल्कुल मॉडल एक ऐसा ख्वाब जिसके बारे में मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी सोचता होगा या हर शख्स ऐसा एक घर चाहता है लेकिन कहीं मिलता नहीं है, तो कमांडर सिटी आपके लिए लेके आया है कि एक ऐसा घर जिसको हम कह सकते हैं कि दुनिया में ही एक जन्नत बना के दे रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर जाकिर साहब हमारे साथ थे। थैंक यू सो मच। आपका एक बेहतरीन विजन है, विजन 2040, जिसमें हम सबकी दुआ है कि जल्द से जल्द मुकम्मल हो और आपके ख्वाब की ताबीर हो। और ऐसे ही हमारे साथ आप शो पे बैठे हुए हों और बताएंगे जी आज 2040 मेरा कंप्लीट हो गया है और ये जो मैंने बातें की थी, जो मैंने वादे किए थे, आप देख सकते हैं कि सब कंप्लीट है। हमारी दुआएं आपके साथ है कमांडर साहब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसके साथ ही एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक की जाने बढ़ते मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। बात करेंगे कुछ मौसम की। तो मौसम की बात में मैं आपको बताऊं कि वेस्ट इंडीज ने आयरलैंड को जीतने के लिए 147 का टारगेट दिया है, क्योंकि यकीनन मौसम क्रिकेट का है, हर किसी के दिमाग में क्रिकेट चल रही है। लेकिन असली मौसम की बात करें तो विंटर इज ऑल्सो कमिंग। सर्दियां आ चुकी हैं, बारिशों का और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। काफी हिस्से में मौसम खुश्क है, लेकिन नॉर्दर्न रीजन में अपर साइड ऑफ पाकिस्तान बर्फबारी, बारिश, ठंडी हवाएं शुरू हो चुकी हैं। कराची से आगाज करते हैं। कराची का मिनिमम टेम्परेचर 22 और मैक्सिमम 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में मौसम बहुत सर्द हो चुका है, वहां पे सर्दियों के कपड़े भी निकल आए हैं, सब जैकेट पहन के निकल रहे हैं। इस्लामाबाद में बताया जा रहा है कि मिनिमम 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है, मैक्सिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करें तो मिनिमम वहां पे बताया जा रहा है कि 17 और मैक्सिमम जो टेम्परेचर जाएगा वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा ऑफ कोर्स हमारे नॉर्दर्न रीजन बड़े ठंडे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, टूरिस्ट वहां जाना चाहते हैं। और ये मौसम की सूरत हाल थी। मुल्क में इस वक्त सर्दी की लहर आ रही है। पंजाब अब भी स्मॉग का शिकार है और स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया हरकत में आ रही है। आप भी अपने ट्रैवलिंग प्लान सोच समझ के बनाइएगा। उम्मीद करते हैं आज का शो आपको पसंद आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल मंडे, टेक केयर। मैच के लिए दुआ कीजिएगा कि बारिश ना हो। वैसे अगर बारिश हो गई तो पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिल जाएगा, जो कि फायदेमंद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चंद्र सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम है, क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।